नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग इस समय बलरामपुर में आ चुके हैं यूपी का हालचाल जानने। बलरामपुर का ये वीर विजय चौक है। वीर विजय चौक क्यों कहते हैं? वीर विनय चौक, मुझे माफ़ करिएगा, क्यों कहते हैं इसको? कोई कहानी? 1962 के युद्ध में यहाँ के वीर विनय कायस्थ जी ने शहीद हुए थे 90 चाइना वॉर में। चाइना वॉर जी। अच्छा, तो वीर विनय चौक है यहाँ पे और उस पर एक छोटा सा गोलंबर बना हुआ है। तो गाड़ी रुकी और गाड़ी रुकने के साथ ही कैमरा ऑन, लाइट ऑन और ये सब होने के पहले एक राउंड बहसबाजी हो चुकी है और मुझे समझ में आ रहा है कि अगले 1 घंटे में मेरा धैर्य और इन सभी लोगों का एनर्जी लेवल, उसका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ जाकर बैठेगा। इन लोगों की आवाज़ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और मेरा सामर्थ्य और मेरे कान की भी सीमा है। मेरे पास कान 2 हैं और आप लोगों के पास आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो बलरामपुर का हालचाल पूछें और उसके साथ साथ माथा फुटौल और जूतम पैजार शुरू हो जाए उसके लिए ज़रूरी है मुझे कुछ हिदायती नोट दे देना सबको। एक, सबको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है? कोई बोले अखिलेश यादव तो एकदम चढ़ नहीं बैठना है उसके ऊपर, या कोई बोले योगी तो चढ़ नहीं बैठना है उसके ऊपर, हैं? जी जी बिल्कुल। और पहले ही बता दें आप लोगों को, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, पहले क्लियर हो चुका है। इधर मतलब अलग पार्टी वाले लोग हैं, इधर अलग पार्टी वाले लोग हैं और बीच में मैं फंसा हुआ हूँ अभी। पीछे अलग पार्टी वाले लोग हैं। अपने में अच्छा, अलग अलग अपना बना लिए हो आप लोग? आम आदमी भी है। आम आदमी कौन है पहले बता दीजिए। उधर खड़े हैं। हाँ ठीक है, ये पीछे और जेरी इधर सत्ता पक्ष से, इधर नहीं, मैंने कहा कि अलग अलग वर्गों के लोग हैं। नहीं, मैंने कहा अलग अलग वर्गों के लोग हैं और जेरी के पीछे जनता से जुड़े हुए लोग हैं जो जिनका कहना है कि उनकी कोई पॉलिटिकल राय नहीं है, उनका कहना है कि उनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे कोई न कोई सामने आ जाता है अपने अपने पक्ष लेकर। तो भाई वीर विनय चौक की कहानी हो गई। अब बलरामपुर की बारे में बात हो जाएगा। भाई साहब, बारात वाला जाम नहीं खुलवाना पड़े, हो जाएगा। सब लोग समझदार हैं यहाँ पे, मुझे सब पर भरोसा है। तो बलरामपुर के बारे में एक कहानी यही है कि पहले तो पूरा फुल फ्लेजेड लोकसभा थी जब 2009 में परिसीमन होता है और श्रावस्ती को अलग किया जाता है, फिर गोंडा में भी कुछ हिस्सा जाता है। तो मिला जुला के बलरामपुर की लोकसभा का वो आखिरी समय होता है और फिर बलरामपुर में लोकसभा कोई नहीं है, लोकसभा श्रावस्ती लगती है। 3-4 विधानसभाएं लग जाती हैं श्रावस्ती में, बची हुई एक जाती है गोंडा के हिस्से में। तो मिला जुला के अब लोगों का कहना है कि श्रावस्ती लोकसभा है, जनपद तो अलग बन गया। कई लोग बातचीत में ये भी कहते हैं कि इस जनपद को इसका खुद का स्थान, खुद की लोकसभा मिलनी चाहिए। अब अगली बार परिसीमन आयोग जब काम करेगा तो हो सकता है उस समय कोई बदलाव हो, मुझे नहीं पता। अब देवी पाटन मंडल है, देवी पाटन मंदिर हम लोग एक बार घूम के आ चुके हैं, आज भी शक्तिपीठों में से है और कहा जाता है योगी महाराज का दूसरा घर है। ये लोग मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। क्यों कहते हैं योगी जी का दूसरा घर? गोरखपुर देवी पाटन मंदिर में वो जुड़ा हुआ है गोरखपुर से, गोरखनाथ बाबा। हाँ, गोरखनाथ बाबा से वहाँ गोरखनाथ धाम से जुड़ा हुआ है वो। अच्छा, इसलिए शक्ति घर का यहाँ आते रहते हैं योगी जी? आ जाते हैं हर महीने, लगभग हर महीने। एक मुख्यमंत्री कम से कम 25 बार आ चुका है। इसके पहले का तो मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार आ चुके हैं। हाँ, असल में उसका संचालन जो है वो गोरख स्पीड से ही होता है, तो मान के चलिए फ्रिक्वेंटली हर 2 महीने में वो 1 से 2 बार आ ही जाते हैं। आया करते हैं। संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए। हाँ, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, सड़कों पे जितने छुट्टा जानवर है सब गायब कर दिए जाते हैं और जिस दिन वापस चले जाते हैं सारे जानवर वापस उसी रोड पे नहीं लड़ाई करने वाले बात, वापस उसी रोड पे आ जाते हैं। दूसरी बात सर, जितनी सड़कों पे आप आएंगे गोंडा से, आपको जैसे चीनी मिल क्रॉस करेंगे आपको इतने गड्ढे मिलेंगे रोड पे। जिस दिन मुख्यमंत्री जी का आना होता है सारे गड्ढे भर दिए जाते हैं, एक दिन के अंदर वो गड्ढे फिर वैसे ही सड़क पे वापस आ जाते हैं। ये कौन सा मुख्यमंत्री जी कब आए आखिरी बार? सर सर जब सर उसको अपने आप पता चल जाता है। आए कब थे आखिरी बार? सर मुझे नहीं पता है। अरे तुम बता रहे हो आते हैं तो
कल आए थे बाई हेलीपैड कल आए थे और यहाँ के बाद गोंडा गए हैं। जब इस रोड सर पता अपने आप पता हो जाता है। जिस दिन सड़कों पे जानवर गायब हैं उस दिन समझिए कि मुख्यमंत्री जी रोड से गुजरने वाले हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी राहुल द्विवेदी नाम है मेरा। राहुल जी राहुल सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। बीएड फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर? जी जी। कहाँ से कर रहे हो बीएड? सर MLK PG कॉलेज बलरामपुर से। अच्छा, यहाँ से? जी जी जी। आज तुम्हारे कॉलेज में थे हम। जी सर हम तब तक आ चुके थे कॉलेज से घर। अच्छा, आ चुके थे। जी वहाँ पे लड़के बोल रहे थे सब कि यार छात्र संघ होना चाहिए। जी छात्र संघ की मांग बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन कई बार कुछ हिंसा हुई कॉलेज में, उसके बाद छात्र संघ को हटा दिया गया। अभी भी मांग हो रही है और कुछ छात्र नेता काम भी कर रहे हैं कॉलेज में। छात्र संघ नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं कुछ सर, जैसे कि जी कौन है? शेख जी हैं, काम करते हैं, काफ़ी छात्र संघ के लिए मेहनत कर रहे हैं। भानु तिवारी जी हैं, अभी यहाँ पे हैं नहीं, लेकिन छात्र नेता हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं और छात्रों की मदद करते रहते हैं। छात्र संघ नहीं है फिर भी अपनी कोशिश करते रहते हैं कि छात्रों की मदद करें। भानु तिवारी NSY से हैं NSY से हैं? और ABP से हैं। या क्या नाम है, अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी से मुलाकात हुई, कॉलेज में आए थे वो, उनसे मुलाकात तो हुई थी हमारी। अच्छा, तो अब आप लोग बता रहे थे, आप में से कोई एक आदमी बोला था बहुत जिम्मेदारी से कि गड्ढे वाले का जवाब हम दे देंगे। कौन था वो? हम दे सकते हैं। हाँ जी बताइए, क्या नाम है? संजय शर्मा, नगर अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल बलरामपुर। उद्योग व्यापार मंडल बलरामपुर। हाँ जी बताइए। 2017 में जब से योगी जी की सरकार बनी उसके बाद देवी पाटन मंडल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का। अरे सर, बलरामपुर की बात की। मैं बलरामपुर की बात कर रहा हूं। बहुत लंबा नहीं जाना है, अभी बलरामपुर से बात शुरू किया 17 से पहले लोग अपनी लड़कियों की शादी करना पसंद नहीं करते थे। चाहे बलरामपुर की गोंडा की सड़कें हुआ करती थी, इटिया थोक में हम लोगों ने 2014 से पहले मेन रोड पे जाकर के व्यापार मंडल की ओर से धान की रोपाई कराई थी। इतनी बुरी खराब सड़क थी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने उसके 1 साल के बाद PWD की तरफ से, जब लोक निर्माण मंत्री उनके चाचा जी हुआ करते थे, तो लोक निर्माण विभाग की तरफ से ये सड़क पास हुई और वो सड़क 17 तक पूरी नहीं हो पाई। आपस के लेन देन निपट नहीं पाए, चाचा भतीजे में झगड़ा भी हो गया। उसको आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कंप्लीट कराया। लोग गड्ढों की बात करते हैं, बलरामपुर उतरौला लोग जाया नहीं करते थे। बलरामपुर उतरौला की सड़कें मतलब आप समझ लीजिए कि 25 साल 30 साल हो गए थे नहीं बनी थी, वो 2017 के बाद बनी। आज सिंगल लेन थी। आज आप बलरामपुर से लेकर के गोरखपुर तक कहीं चले जाइए, भाई गड्ढे गाड़ियां चलेंगी तो गड्ढे होंगे ही होंगे। लेकिन जो सड़कें तब हुआ करती थी 17 से पहले, आज बहुत अच्छी सड़कें हैं। गड्ढा मुक्त पूरा प्रदेश है, ना कि बलरामपुर। वो तो ये बोल रहे हैं कि गड्ढा मुक्त। ये वीर विनय चौराहे से और ये कप्तान साहब के आवास तक, ये कौन है? ये पुलिस अधीक्षक, उनके आवास तक ये 4-5 किलोमीटर की सड़क, ये भी CC पास हो गई है, इसका भी टेंडर हो गया है और इसी महीने में इसका भी कार्य पूरा हो जाएगा। 10 मीटर। लेकिन ये भाई बता रहा है, राहुल नाम है ना, राहुल ने बता दिया कि सड़क केवल मौसमी आधार पे बनती है, जब CM योगी को आना होगा भाई ये जेरी जी ना अभी गिर जाएंगे धड़ाम से आपके पीछे कैमरा लेकर। कैमरे का भी नुकसान होगा, इनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा और फिर ये मूड बहुत ख़राब होता है जेरी जी का इस सब मामले में। उनको जगह नहीं मिलती है तो, और मैं भी डरता हूँ इनसे कि जब बोल देते हैं कि सर जगह नहीं है तो इनको थोड़ा सा हम लोग भी ऐसे जगह वगैरह दे के रखते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि मौसमी आधार पे सड़क बनती है और आप बता रहे हैं कि यार सड़क एकदम टनाटन है। सब 5 साल 4-5 साल हकीकत है। अभी जो सड़क यहाँ पे टूटी हुई थी ये भी, लेकिन सिर्फ हम अच्छा है, लेकिन सर हम सिर्फ अच्छा ही नहीं देख सकते सर। जहाँ टूटा हुआ है अगर थोड़ा सा बन गया तो जहाँ टूटा है क्या उसकी बात नहीं करनी चाहिए। आप जैसे चीनी मिल क्रॉस करेंगे इतनी धूल उड़ती है कि आप वैसे ही नहा लेंगे धूल से ही, पूरा ऊपर से नीचे सिर्फ धूल हो जाएंगे आप। तो वहाँ पर धान की रोपाई हुई है, चीनी मिल के पास में रोड पर बरसात में धान की रोपाई हुई है। कब? अभी सितंबर में, अगस्त सितंबर की बात है। रोड पे हो रही है। रोड पर धान की रोपाई यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने किया, उसके बाद फिर शासन हरकत में आया और उसको बनवाया। आप वहाँ पे भी गए थे क्या धान रोपने? कहाँ नहीं, ऐसा है वो जगह चीनी मिल के बाद अभी बता रहा हूँ, इस बार गए थे धान रोपने? बारिश बहुत ज्यादा हुई थी अगस्त महीने में, धान रोप दिया गया। धान रोपा नहीं गया, बारिश ज्यादा हुई थी और यहाँ पे 132 का सब स्टेशन है, उसमें पानी भर गया था तो उस पानी को ड्रेनेज किया उधर के लोगों ने, वो पानी सड़क पे आ गया था। हमारे माननीय जो मंत्री जी इस समय हैं, होमगार्ड मंत्री पलटू राम जी ने NH के अधिकारियों को समीक्षा बैठक में
बहुत ही जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीडीओ साहब के सामने इस बात के लिए निर्देशित किया कि शीघ्र अगर ये हाईवे की सड़क ठीक नहीं हो जाती है तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। और उसके मंत्री होने के बावजूद, और उसके दूसरे दिन ही एनएच वालों ने उसको पाट करके बराबर कर दिया। अब कोई धान अपने घर से ले जा करके, घास उखाड़ करके, किनारे की घास ले जा करके लगा दे तो वो धान रोपाई नहीं होती है। आपने भी रोपा था? नहीं, मैंने रोपा था, मैंने बिल्कुल रोपा। एक बात मैं पहले बता, नहीं सुनिए, एक बार मैं पहले बता दूं, अगर आप लोग ना जिंदाबाद जय श्री राम नारा लगाएंगे ना, इसका मतलब मैं ये समझूंगा, कोई भी आप लोगों को भी लागू होता है, इसका मतलब मैं ये समझ के बहस बंद कर दूंगा कि आप लोगों के पास बात करने के लिए बात नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है। ताला लगाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ताली बजाएंगे, नारा लगाएंगे, ये सब होगा। मुझे पता है कि उसका आपके बात करने के लिए मुद्दा नहीं है। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ भाई साहब। ऐसा है, ये जो टूटी हुई सड़क जो बता रहे हैं, 50 मीटर एरिया ऐसा है वाटर लॉगिंग एरिया है। सड़क वो भी बनी थी, पानी भरने की वजह से वो टूट गई थोड़ी सी, उसकी भी रिपेयरिंग हो गई। इस भरने की वजह से सड़क टूट गई। मतलब सड़क खराब क्वालिटी की बनी थी? नहीं, ऐसा है, डामर वाली सड़क अगर उस पर पानी रुकेगा तो वहाँ पर वो उजड़ जाएगी। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा सड़क टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है? मतलब दिक्कत नहीं, इसीलिए उसको सीसी पास कराया गया है। क्यों? सीसी यहाँ से लेकर के और फ्लोरिया बाईपास तक वो सीसी रोड बनेगी और बगल में ड्रेन, पानी निकास का रास्ता, तो ये भी पास हो चुका है। अच्छा भाई, यहाँ तो सड़क पास हो गई, ये बात बढ़िया यहाँ पे बता रहे हैं लोग। 2017 में ही पास हुआ था। ये सब अखिलेश यादव का ही देन है, जो किस भी ये फीता काटने का सरकार काम करे, भाजपा सरकार, ये सब अखिलेश यादव का ही देन है। जो सब सड़कें पास हुई है 2017 में, ये बहराइच से गोंडा से लेके बलरामपुर, गोंडा से लेके बलरामपुर, श्रावस्ती से लेके बलरामपुर, ये सब अखिलेश यादव का ही देन है। इन लोग वही उन्हीं के शासन में ही ये सत्ता मतलब पास हुआ था। ये भाजपा सरकार केवल फीता काटने का काम कर रही है। अब पेट्रोल जो है महंगाई, बलरामपुर से लेकर के जिस रोड के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे बलरामपुर से गोंडा हो, चाहे बलरामपुर से उतरौला हो, चाहे बलरामपुर से बहराइच हो, ये रोडें अखिलेश यादव जी ने पास करवाई थी, बनवाई थी। जो इनका कहना है जिस हिसाब से कि 2017 के चुनाव, या फिर चुनाव छोड़ दिए, 2017 के टाइम में जब लोग यहाँ से बलरामपुर से गोंडा जाना होता था तो आदमी 2 बार सोचता था कि जाऊंगा कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, इस तरह की रोडें हुआ करती थी। और जिस रोड को ये बता रहे हैं कि ये पहले से पास थी, एनएच और पीडब्ल्यूडी के बीच में आपस में जो कागजी कार्रवाई की वजह से, तो फिर मतलब चुनाव आया होगा तब पास कर रहे होंगे अखिलेश यादव? चुनाव बन चुकी थी, सड़कें सब बन चुकी थी। जब फीता काटने का काम आया है तब जाके ये निर्माण हुआ था। उसी 2017 में ही सपा सरकार में सब रोडें बन चुकी थी। अभी आज के टाइम पे लोग 2 बार सोचते हैं। बलरामपुर में इतने बेरोजगारी है सर, 10,000 युवाओं हैं। सड़क पे आओ, बेरोजगारी में भी आएंगे। सर एक सेकंड हम बोलना, ये रोड का शिलान्यास जो है बनना जब चालू हुआ 2016 में चालू हुआ है। 2017 में सरकार बदल गई है। 17 से सर एक तरफ हमारे तरफ चीनी मिल से लेकर ये बलरामपुर जिले के समाजवादी पार्टी के मुखिया की सरकार बलरामपुर ने झेली है, पूरे जनपद ने। स्थिति यह था कि पूरे थाने बिकते थे, चौकी, थाने, सारे पुलिस वाले सब कुछ कहते थे कि किसी भी उनके लोगों का जब भी कोई ऐसा कार्यकर्ता वहाँ जिद करता था, गाड़ी निकलवाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बलरामपुर की बनी, जनपद में आई, तब से ये स्थिति हुआ कि वहाँ पे कहीं भी कोई गलत काम नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है या कार्यकर्ता है वो नंबर 1 का चलता है। थाने पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या नाम है आपका? नंदलाल तिवारी। क्या करते हैं नंदलाल जी? जी हम प्रेस में हैं। जी प्रेस में है? मैंने देखा है। नहीं मतलब आप किसके नगर महामंत्री हैं? बीजेपी के नगर महामंत्री हैं। आप पत्रकार बता रहे थे अपने आप को भी। हमने पत्रकार भी हैं। बलरामपुर जनपद को नजदीक से देखा है। मैं लोकल प्रेस देखता हूँ। मैंने बलरामपुर जनपद को नजदीक से देखा है। मैं लोकल प्रेस में है हम सर। बलरामपुर अखबार से ये छपता है लोकल में। क्या नाम है अखबार का? ट्रोलिंग नहीं। अखबार का नाम क्या है सर? बलरामपुर जन संदेश। बलरामपुर जन संदेश। आप उसके रिपोर्टर हैं? रिपोर्टर हैं सर। इसलिए बलरामपुर को हमने बहुत नजदीक से देखा। और भाजपा के नगर महामंत्री भी हैं।
नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री तो हैं अपनी जगह पे है, लेकिन बलरामपुर में जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी सर, यूनिवर्सिटी जब बनी थी MLK PG कॉलेज जब यूनिवर्सिटी में पास होनी थी तो डॉक्टर SP यादव जो समाजवादी पार्टी के जिले के मुखिया हैं उन्होंने नहीं पास होने दिया बलराम, और वो सिद्धार्थनगर चला गया, वो यूनिवर्सिटी चला गया। ये समाजवादी पार्टी की बलरामपुर की सोच है कि इसको कहीं भी यूनिवर्सिटी ना बनाया जाए। अरे भाई हमको बोलने, मेरे पास माइक है, थोड़ा हमको ही बोलने नहीं दिया करो, हमको अच्छा लगता है माइक पे बोलना। हाँ तो यार वो बात सही है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब आप उस सवाल को स्किप कर गए कि आप पत्रकार भी हैं और इधर नहीं, हमको महामंत्री भी देखा है, नजदीक से देखा है जी। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे बैलेंस करते हैं आप? नहीं सर, हम मेहनत करते हैं, हम लोगों तक पहुंचते हैं, हम समझते हैं बलरामपुर में कि कौन किस स्थिति से गुजर रहा है। सारी पार्टियां हमने देखी हैं। बलरामपुर जनसंदेश को कोई सीरियसली पढ़ता है कि नहीं? मतलब ये लोग ये नहीं कहते होंगे भाजपा के रिपोर्टर हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम बिल्कुल निष्पक्ष, जो भी लिखते हैं वो निष्पक्ष लिखते हैं, हमारे उसमें किसी का पक्ष नहीं होता है। अगर समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती है तो हम समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा लिखते हैं। उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया कि नहीं? जी बिल्कुल किया, ये किया कि सर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर SP यादव जी ने MLK PG कॉलेज में जो केमिस्ट्री विभाग था उसको वो छोड़ के चले गए और ऐसी स्थिति पर चले गए जो एडहाक के नाम पर, क्योंकि उनको मंत्रालय देखना था। जब वो दो काम कर रहे हैं तो दोनों काम एक साथ कर नहीं सकते हैं, और भाई भतीजा उनके जितने भी परिवार वाले हैं वो सब इकट्ठा होके पूरा काम देखते हैं, यहाँ से लखनऊ और पूरे जिले को बकायदा देखते हैं, पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में ही है जी। अब कोई जिला पंचायत सदस्य है, आप ये अच्छा काम बता रहे थे कि आप यंग बाणों छोड़ रहे थे? नहीं, हम अच्छा काम नहीं, मेहनत करते हैं ये लोग सेटिंग करते हैं, और काम कितना होता है ये दिखाई पड़ता है। सर आप सच बता रहे हैं, आप बहुत गहरा वाला मार रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, जो काम है वो तो दिखाई पड़ेगा ना। अच्छा, और ये लोग बोल रहे हैं कि श्रीमान जी अगर ये बात सुन लीजिए सर, दरअसल इन्होंने बता दिया कि कोतवालियाँ बिकती थी, थाने बिकते थे। हम बिल्कुल चैलेंज करके करते हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूँ सर, अगर आप फीडबैक लेंगे तो इनके विधायक बिकते हैं, सांसद बिकते हैं, बिना दलाली बिना मक्कारी के कोई काम नहीं करते हैं, सारा बिना दलाली बिना मक्कारी के कोई काम नहीं करते हैं। भगवान की सौगंध, ये मंदिर है, भगवान की सौगंध खा के मैं कहता हूँ इस चीज को, मैं कहूँगा कि बिना पैसे, मैं किसी का नाम नहीं लेकर कहता हूँ। हमें लगता है ये ऐसे ही चले जाएंगे, ये बार ऐसे ही चले जाएंगे, इनको काम करने की जगह नहीं मिलेगी तो नहीं। सुनिए, अगर उनको स्पेस नहीं मिलेगा वो नहीं कर पाएंगे काम। मैं स्पेस की कर रहा हूँ, इधर मेरा थोड़ा दर्द है, मैं वो बयान आता हूँ। इधर से चलिए सिद्धांत भैया, एक मिनट यार, उसको छोड़ दीजिए ना, आप लोग किनारे हटिए ना। मैं गुस्साना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको दिक्कत होती है यार। जैसा कि भैया इन्होंने बोला, मैं भगवान की कसम सौगंध खा के बोलता हूँ। सिद्धांत भैया, मेरा रोलिंग सबके पास आएंगे भैया। सिद्धांत भैया, मेरा समाजवादी पार्टी से कुछ सवाल है। 2004 में मेरे मामा, प्रथम मामा जो थे, मेरे पहले मामा दुर्गा प्रसाद सिंह की हत्या होती है, जब समाजवादी सरकार थी और हत्यारे खुलेआम घूमते हैं। कब की बात है ये 2004 की बात है। 12 अक्टूबर 2014 की बात रहती है, मेरे दूसरे मामा उमेश प्रताप सिंह जो अपने घर जा रहे थे, उनकी हत्या होती है और 3 साल तक आरोपी मेरे सामने रहते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आप पकड़िए और जेल में लेकर आइए। किसका हाथ था मैं ये पूछना चाहता हूँ। और वो जिला सचिव थे उस टाइम पे, छोटे लाल चौहान, 2004 में। उनका बेटा जो था वो समाजवादी पार्टी से एसोसिएटेड था। 2014 में किसकी हत्या हुई थी? माफ मेरे मामा उमेश प्रताप सिंह की, और 2004 में भी दुर्गा प्रसाद सिंह की, पहले मामा सगे मामा थे? हाँ, दोनों सगे मामा थे। अच्छा। जी हाँ, और ये हत्या होती है, लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं, आज तक झेल रहे हैं। 2017 से में उनकी जाके गिरफ्तारी हुई जब भाजपा सरकार बनी। ये विडम्बना देखिए कि इस अपराधी 2017 के बाद गिरफ्तारी हुई। जी,
जी 2014 में वो सामने घूमते थे, वो कहते थे कि चैलेंज करते थे, पंचायत चुनाव में सामने खड़े थे, हम पुलिस वालों से रोते रहे कि वो देखिए हत्यारी खड़ी है। और उनके एक मिनट आपके पास आऊंगा सर। एक मिनट लगातार सर मैं लगातार निष्पक्षता भाई मुझे यार एक सेकंड, यही चीज होता है। बता रहे हैं ना, उस पे भी बोलेंगे ना। इतने हल्ले में ना आप लोग सफाइयों का जनता की सफाई कोई ना हो, अगर कोई शांत रहिए। अगर यहाँ पे कोई भी सपा या भाजपा मेरा विनम्र निवेदन वो यहाँ से चला जाए। तो आप कह रहे हैं कि आपके दो सगे मामा लोगों की हत्या हुई और जिनके आरोपी थे उनके हत्याकांड में गिरफ्तारी होती है 2017 के बाद होती है। और इधर से भीड़ लगातार पीछे से बोली जा रही है कि वो दोनों लोग सपा में नहीं थे, लेकिन नाम नागरिक थे। सपा की सरकार थी उस दौरान। ये प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। इनके मेरे चाचा आप सुन लीजिए, 30 नवंबर 2004 आज ही का दिन है। आज ही की काली राती घर के बाहर गोली मार दी गई। 2004 की 30 नवंबर 2004 की बात है। आज 30 नवंबर ही है। अरे भाई रुक जा एक मिनट यार। और 2004 से लेकर के 2017 तक न्याय को तरसा है मेरा परिवार। न्याय को हम लोग तरसे हैं। मर्डर, घर का परिवार का सदस्य मार दिया जाता है। यहाँ पे मर्डर इंडस्ट्री चलती थी। ये लोग अब सुनिए, अब मैं इधर से बात करता हूँ, ठीक है भाई? अब शांत हो जाओ, अब थोड़े रुको। किसान बहुत परेशान है। मैं आता हूँ भाई, आता हूँ यार, रुक जाओ, आता हूँ। हाँ अब सुनो भाई साहब, अरे सुनिए, अरे सुनिए, आइए, अरे सुनिए, अरे भैया इधर आओ, बोलो। आपके साथ कोई आया है? मैं अपना स्वयं आया हूँ। अगर कोई इनके साथ आया, इनको चुप करवाओ भाई। बात हो रही है क्राइम पे। यहाँ पर दो लोग हैं जो बता रहे हैं कि उनके सगे रिश्तेदारों की आवत है रुकर ला। तो यहाँ पे दो लोग हैं जिनके घर वालों की हत्या हो गई। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था। मेरा सवाल आपसे है, और मैं आप लोगों से इतने विवेक और ज्ञान की और इतने संयम की अपेक्षा रखता हूं कि बाकी लोग चुप रहेंगे। तो ये बात होती है कि दो लोगों की हत्या हो गई और लॉ एंड ऑर्डर की इतनी दिक्कत है, गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। कैसे, क्या? उस टाइम जब सपा सरकार थी, मामला न्यायालय में नहीं कहा कि वो सपा के थे। इन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मारने वाले आम नागरिक थे, सपा के नहीं थे। सर उस टाइम जब न्यायालय चल रहा था, जब मर्डर हुआ था, तो उस टाइम केस चल रहा है। आज भी उसका केस चल रहा है। अरेस्ट नहीं हुआ, आरोपी का अरेस्ट ही नहीं हुआ। बोल रहे हैं कि 17 के बाद अरेस्ट हुआ आरोपी का। तो सर अब 2022 में इनकी सरकार है, माननीय पलटू राम जी राज मंत्री है। उस टाइम नहीं हुआ तो इस टाइम गिरफ्तारी कर ले। वो सपा के आदमी नहीं थे, तो इस टाइम माननीय पलटू राम जी राज मंत्री हैं, वो उनकी सत्ता शासन है, वो तो गिरफ्तार करवा सकते हैं ना सर। अगर उस समय के जो कानून राज मंत्री है, उस समय की सरकार थी, वो अरेस्ट नहीं करवा सकती थी। नहीं सर, उस समय न्यायालय में चल रहा था। उस समय जब सरकार थी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला था और उस पर कोई बयान सही से आया नहीं था। नहीं सुन पाएंगे आपकी बात। सुनिए यार, सुनो यार, आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा मैं। आप एक बार देख रहे हैं इधर के लोग कितना शांत खड़े हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग? शांत हम लोग मुद्दे की बात नहीं मैं एक मिनट नहीं, अगर आप चिल्लाएंगे तो आपकी बात आ जाएगी क्या मेरे पास?
किसी आप 100 लोग यहाँ से चिल्ला रहे हैं नेम को। तो आप ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत, ऐसा इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है 17 के बाद। सर जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि टेट पेपर जो हुआ, ठीक है, वो लीक हो गया, ये हो गया, खुद ही लीक करवा दो, खुद ही लीक करवा दो। इसलिए पता सर कितनी बड़ी गवर्नमेंट है आपकी, डबल इंजन, मोदी जी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है सर। अब इतनी मजबूत सरकार है, अगर जब पेपर लीक हो जाती है आप देश की सुरक्षा कर पाएंगे? जब पेपर लगातार श्रीमान जी महोदय लगातार पेपर लीक होगी, एक बार मानी गलती, एक बार हो गई गलती, 2 बार हो गई, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर लगातार ऐसे पेपर लीक होंगे, जो पेपर देने जाते हैं बच्चे, मेरा भाई अभी रिसेंटली गया पेपर देने, अगर पैसे लगा के वहां पे भाड़े पे सोने, बुला रहे हैं, फोन करके बुला लो यार, उधर जाइए आप, ठीक है सर। और सर श्रीमान जी, अगर लगातार इस तरीके से, अगर सरकार, निकम्मी सरकार मैं कह सकता हूँ चैलेंज के साथ, अगर जब पेपर बार बार लीक होंगे तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि देश की सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर लीक वही लोग कराते हैं जो षड्यंत्र रचते हैं। और ये सुनो, एक बात सुनो, अब सुनो, 5 साल बीतने को हो गए सर, 5 साल बीत गए, कोई नौकरी सरकार ने नहीं दिया, कोई नौकरी। 69,000 भर्ती, तो अभी ये लोग बोलेंगे 69,000 करवा दिए हैं, ये लोग बोलेंगे सर। अभी पिछली बार पेट्रोल गैस इतनी महंगे हो गए सर, पेट्रोल कितना महंगा चला गया, ठीक है सर, महंगाई हुई। पहले टेट वाले बात करते हैं, ठीक है, शांत, अब शांत रहो, अब सुनो तुम लोग, ठीक है। बलरामपुर का हाल ले रहे हैं कि पूरे प्रदेश का, आप बुरा मत मानिए। हाँ बोलिए, क्या बोलना है बताइए। मैं एक व्यापारी, क्या नाम है आपका? मैं पंकज कुमार गुप्ता जी, मेरी एक छोटी सी दुकान है। ये आपके उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जानते हैं इनको? हाँ, आप बताइए क्या बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 से पहले व्यापारियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। आज की डेट में बेधड़क हम चाहे रात में 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, व्यापार करने, दुकान बंद करने के बाद हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। 2017 से पहले हम लोग डरते थे, मार्केट कहीं जाते थे तो डरते थे कि हम घर सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं। अच्छा, मुझे ना ऐसा ही याद आ रहा है, ऐसे आप क्या शांत रहो यार, भाई साहब यार, बस बंद कर दे रहे हैं, प्लीज बंद कर दो बस। सॉरी, मैं बलरामपुर वालों से बहुत ज्यादा विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे यार, अगर आपको बहस से कोई दिक्कत है आप जा सकते हो, मैं माफी मांग रहा हूं, अगर आपको बहस से दिक्कत है तो आप जा सकते हो। रोल हो रहा है जेरी, ठीक है भाई से बात करेंगे। अब आप कह रहे हैं 2017 के पहले व्यापारी बहुत असुरक्षित थे। अच्छा, आप जब बता रहे हैं ना, मुझे ऐसे पता नहीं, एक नाम याद आया, मनीष गुप्ता, कानपुर का व्यापारी, गोरखपुर में जाता है, होटल में लाश मिलती है, पुलिस के ऊपर आरोप है कि उसे मार दिया जाता है। व्यापारी सच में सेफ है? बिल्कुल सेफ है महोदय, और कहीं अगर ऐसी कोई घटना होती है, पुलिस है यहाँ पे, लॉ जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पे जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस के हाथ में, उस पर आरोप लगता है। आप कानपुर पुलिस पर देखिए, कानपुर पुलिस पे आरोप लगता है कि कानपुर पुलिस, एक वो अपहरण कांड का याद कीजिए, अपहरण कांड जिसमें फिरौती की रकम दिलवा दी गई, फिरौती भी चली गई, वो व्यक्ति भी मारा गया। ऐसे आरोपियों की लाइन लगाई जा सकती है। अभी एक बच्चा लॉकअप में मारा गया, कहा गया कि उसने 2 फीट के नल से गले में फंदा लगा के उसने आत्महत्या कर ली अपने जैकेट की डोरी से, ठीक है। सच में सुरक्षा है, आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल सुरक्षा है, और अगर कहीं से कोई अगर कमी आती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, हम इससे बहुत खुश हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा, देखिए ये मैं देखिए, सरकार की न तो मैं कोई उसका प्रतिनिधि हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो भी विपक्षी हैं इस सरकार के या सरकार की बुराई करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ केवल, 2017 से पहले बलरामपुर से गोंडा जाने में व्यापारियों को कोई ट्रेन अगर पकड़नी है तो 2.5 से 3 घंटे लगते थे, 2.5 से ट्रेन पकड़ने में। आज व्यापारी यहाँ से बैठता है बलरामपुर से, चाहे टैक्सी हो चाहे रोडवेज हो, उससे बैठ के आराम से 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर पहुँचता है। जी, 1 मिनट चुप रहो भाई, ये बताइए जी। अब ये बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है,
हो गया। लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है कि टेट का पेपर लीक हो जा रहा है और एक पेपर नहीं, टेट का एक पेपर नहीं, कम से कम 10 पेपर। क्या हो रहा है भैया? थोड़ा पीछे हो जाइए। टेट का एक पेपर नहीं 10 पेपर लीक हुआ है यूपी में, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर पे पेपर लीक हुआ जा रहा है। अब भर्ती हो नहीं रही है, बच्चों का गुस्सा तो मानते होंगे। चुप रहो। ठीक है, लेकिन सरकार ने, अरे आप सपा से हैं क्या? थोड़ा सा कंट्रोल रखिए लोगों को। ऐसा है कि टेट का पेपर जो लीक हुआ है, ये धंधा कई वर्षों से चल रहा था। फर्स्ट टाइम ये एक्सपोज किया गया है। ये कई सालों से चल रहा था और रिजल्ट आता था। जो अच्छे और प्रतिभावान छात्र थे वो देखते रह जाते थे, एक वर्ग विशेष और कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होता था। केवल एक वर्ग विशेष या कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोगों का सिलेक्शन। किस वर्ग विशेष की बात अब मैं नाम क्या लूं? मतलब पुराने पूर्व मुख्यमंत्री और उनसे रिलेटेड जो भी वर्ग विशेष है, केवल उसी का सिलेक्शन। आप पीसीएस से लेकर के सारे जितने सिलेक्शंस हैं या उनसे रिलेटेड वो पूरा देख सकते हैं। ये एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। हाँ, सारा का सारा एक धंधा चल रहा था। ये एक ऐसा व्यक्तित्व आया, जिसने सारी चीजों को एक्सपोज करके रख दिया है। अरे वो तो बोलेंगे ही, उनका काम है पार्टी का। मैं एक टीचर हूँ, मैंने एनालिसिस किया है, दोनों के बीच में कंपैरिजन देखा है। अच्छा, 17 के पहले गोंडा में, यहाँ पे बलरामपुर में शादी नहीं होती थी क्या? नहीं, ऐसे ये बताया कि बलरामपुर में शादी दिक्कत होती थी, लोग शादी नहीं होती थी, बहुत दिक्कत करते थे, आने के लिए सोचा करते थे। अब भरमार शादी हो रही है। अब तो लगन में शादियां ही शादियां हो रही साहब। अब तो खूब शादियां हो रही हैं। हाँ, सड़कें बढ़िया हो गई, आने जाने के लिए सुविधा हो गई। सड़कें 2 घंटे से हो गई है ना। सड़कें जो गोंडा बलरामपुर की थी, सड़कें थी, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जगह दे दो उसको, जगह दे दो। अरे इनको जगह चाहिए, एक छात्र। अरे एक सेकंड रुको यार, एक छात्र अपना कुछ एक सेकंड आओ यार। भैया अरे सुनिए, शांत रहिए यार, आ जाओ भैया। कितने निष्पक्ष थे सरकार, सुनिए मुझसे तो एग्जांपल। आप रुक जाइए, अब रुक जाइए। हाँ, अब आप चूंकि, हाँ वही एकदम सही। देखो ये बात सुनी, पहली बात जरूरी बात। और हाँ सर जी सुनिए, आपका क्या नाम है? ओंकार पटेल नाम है। ओंकार जी, आपसे एक निवेदन है, क्योंकि आप एक बात कैसी कह चुके हैं जिसे मुझे लगता है कि आपको ये हिदायत दे देनी चाहिए कि आप किसी पर पर्सनल लांछन या किसी पर पर्सनल अटैक किए बिना आप तथ्यों पर बात करेंगे। आप बताइए ओंकार जी, क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ भैया कि देखिए, हमने इस जिले को संवारने के लिए कोंडरी घाट 22 सालों से बंद था और उसके लिए 60 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने लगा करके घाट चालू किया। आप मथुरा घाट बना देते, आप कोई और घाट ने सिंगार जोत घाट बनाया राप्ती पर। हमने और भी इस लाइन के पूरे काम किए। सुनिए, बीच में नहीं। अब देखिए भाई साहब, आप सुनिए, हमने यहाँ अस्पतालों में जो पीएम नहीं होता, पोस्टमास्टर नहीं होता था, गोंडा होता था, ये यहाँ चालू कराया गया। ब्लड बैंक चालू हुआ, सीटी स्कैन यहाँ लगाया गया, तमाम डिजिटल एक्सरे और बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लगाई गई। हम ये कहते थे, माननीय अटल जी, मैं बहुत सम्मान से कहता हूँ, वो हमारे नेता रहे देश के, वो यहाँ से प्रतिनिधित्व किए, पहली बार यहाँ से एमपी बनकर गए। आखिर वो जहाँ से एंट्री किए हों जिस लोकसभा के नाम पर, इस जिले को आज तक ना तो कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला, ना कोई बड़ी ऐसी संस्था मिली, ना कोई फैक्ट्री मिली जिससे हम लोगों के जिले का कोई नाम रोशन कर सके। चीनी मिल कितनी है आपके यहाँ? हमारे यहाँ चीनी मिल 2 है। 3 की 2? नहीं, 2 चीनी मिल है। हमको पता चला 3 है। सॉरी 3 है, एक तुलसीपुर भी है। हाँ नहीं सॉरी, नहीं वो हम यही 2 याद है, ज्यादा अच्छे से नहीं। बिल्कुल सही 3 है। इसको मुलायम सिंह की देन है, माननीय नेताजी के मुलायम सिंह यादव की देन है कि इस जिले में चीनी मिल लग गई। आज चौतरफा आप उन्हीं की देन है, उन्हीं की सरकार में ये लगा। अच्छा चलिए, आप ये बता दिए अब, लेकिन इनका जो भाई साहब, आप जिलाध्यक्ष हैं ना? जी बताइए। पत्रकार तो नहीं है साहब? नहीं, मैं बिल्कुल मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया। अच्छा, प्रोफेसर भी हैं। अच्छा, वो भैया मिले थे, उनसे कंफ्यूज हो गया था मैं। तो अब इन्होंने कहा, आप हमको ये बता दीजिए। अरे अब मेरा बात सुन लीजिए, इस सांड गाय का कोई इलाज है क्या? एक गांव के लोग
जो जिनका पूरा ओंकार फसल जी, कट कर गई। अरे ओंकार जी आप नेता बनना चाहते हैं, मुझे पता है, और अच्छे नेता बनेंगे। समाजवादी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, मतलब मैं किसी के फोन पे देखता नहीं हूँ, लेकिन फोन पे आपने अखिलेश यादव के साथ फोटो लगाई हुई है। हाँ, तो दिख गया मुझे, तो इसलिए मुझे पता चला कि आप और बड़ा नेता बनना चाहते हैं। तो मैं छोटी सलाह दूंगा, आपसे उम्र में छोटा ही होऊंगा, कि आप नेता हैं तो पत्रकारों के सवालों को सुन लीजिए कीजिए, ठीक है? आप जैसे एकदम आते हैं भाई साहब की बात सुनिए, बारी सुनेंगे। आप जैसे इन्होंने कहा कि सपा के राज में एक ही जातियों की भर्तियां होती थी। हाँ भेज दो भैया, जो है बोल दे दो। हाँ भैया, जिसको भेज दो सबसे बतिया लेंगे। तो ये बोलते हैं कि एक ही जातियों की भर्तियां होती थी, और ये बात कोरी अफवाह तो नहीं है, मैंने भी रिपोर्ट की हैं, पढ़ी हैं। मतलब इस तरह की नियुक्तियों के घपले सामने आते थे ना, ये सामने आते थे, मतलब मैं भी नहीं नकार सकता हूँ इससे। और ये इस सरकार पर बार बार आरोप लगते हैं, बार ये भाजपा से जुड़े हों न जुड़े हों, लोग ये बार कह रहे हैं कि यार यहाँ पे बलरामपुर गोंडा में खासकर 17 के पहले आप बहुत सारे काम गिना रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया था कि लोग यहाँ आते नहीं थे। अब हमारी जवाब सुन ले, अब बोलने दीजिए। अरे सुन लो बेटा, सुन लो। रोड 17 से पहले ही बनी है, अखिलेश जी की गवर्नमेंट में बनी है। आप मेरी बात सुन लें, आप जातिवाद की बात करते हैं, जिस जात को लेकर लोगों ने आरोप लगाया या लगा रहे हैं, उसकी 10% से ऊपर 13-14% यादव की आबादी है। आप समझिए वो दूध खाता है, दौड़ लगाता है। जब दरोगा सिपाही में उसके लोग दौड़ेंगे, भर्ती उनकी होगी, मेहनत वो करेंगे। आज के टाइम में आप पता लगा लीजिए, चाहे सेंट्रल जितने भी केंद्रीय विद्यालय, बाकी वर्ग नहीं करते मेहनत उतना। सुनिए, ये नहीं कहता, संख्या उनकी है तब वो दिखाई देते हैं। जिनकी संख्या ही नहीं है, वो चौतरफा आज जितने एसपी, कप्तान, जितने डीएम, जितनी तैनाती दरोगा की है, सारे जगह आपको जातिवाद दिखाई देगा। एक ही जात नीचे से लेकर ऊपर तक आपको पूरी तरीके से जातिवाद नजर आएगा। यहाँ के सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कौन भरा पड़ा है? बैकवर्ड की कोई बैकलॉग नहीं भरी गई। सब के सब जिनको 54%, 50%, 60% मिलना चाहिए, वो 27 का कोरम नहीं पूरा है। एक तरफा जातिवाद भरा तरह पड़ा है, उसमें कहीं ओंकार जी यही वाला तर्क ये लोग दे दें कि भैया वो भी पढ़ने लिखने में तेज हैं, बोल दें तब हैं। हम ये नहीं कहते पढ़ने लिखने में तेज हैं, तो आप सबको भागीदारी दीजिए ना, सबको मौका दीजिए, तब तो आप अवसर ही नहीं देंगे। और सुनिए, ऐसे धक्का मुक्की नहीं सर, धक्का मुक्की। अब ओंकार जी का कहना है वो लोग डिजर्विंग थे, इसलिए उनकी नियुक्ति होती थी। तो इनको आगे करो, आगे आओ। तो यार क्यों धक्का दे रहे हो आप लोग? नहीं, मैंने 3 लोगों को आगे बुलाया जो ये बोल रहे हैं कि उनको जनता से बात करनी है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, बस यहीं रुके रहो, अब बात सुनना, ठीक है? चलिए, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है। और भाई साहब ने जो कहा, हम उस पे MLK में हम पढ़ते हैं। किस क्लास में? BA फर्स्ट ईयर जी। BA फर्स्ट ईयर। भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे जब से योगी सरकार आई है, गायें एकदम घूम रही हैं रोड पर और सारा अनाज खा जा रही हैं, किसान इस समय मर रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले किसान नहीं थे क्या? गाय नहीं थी? अब हमारी इससे पहले जब गाय काटी जाती थी, सुनिए, इससे पहले जब गायों को ले जाया जाता था और काटा जाता था, उन्हें बेचा जाता था, तो क्या इस पे हिंदू भाइयों को शर्म नहीं आती थी? हम ये पूछना चाहते हैं। हाँ, सुनिए, एक सेकंड यार, एक सेकंड। कहाँ से? हम ये भाई सुन लो यार, क्या भाई यार, भाई सुनो, मुझे ही बोलने दो। ऐसा यार, कहाँ शांत रहिए, कहाँ से हिंदू की बात करने लगे? हिंदू मतलब कहाँ से धर्म की बात कर रहे हैं हम? इसमें बात
हाँ मुजफ्फरनगर जाओ, शांत रहिए। आप मुजफ्फरनगर जाओ, आप वेस्ट यूपी जाओ, वेस्ट यूपी के गांव में शांत रहिए यार। ओंकार जी प्लीज शांत रहिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे बोलने दीजिए। और आप वेस्ट यूपी में जाओ, वहाँ पे सभी धर्मों के लोग किसान हैं, कई सारे धर्मों के लोग किसान हैं, उनको भी वो भी यही बोलते हैं हम लोगों से कि हमको गाय से दिक्कत है, छुट्टा सांड से दिक्कत है, मतलब छुट्टा जानवर से दिक्कत है, स्पेसिफिकली गाय नहीं बोलते हैं, छुट्टा जानवर से दिक्कत है। वो तो हिंदू की बात नहीं करते हैं, ये सब बात वो करनी करते हैं। नहीं तो हम सुनिए हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पर नहीं आती है। हम बात ये, हाँ हमने शुरू किया, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। उन्होंने अपनी बात के लिए क्षमा मांगी यार, तो सुनो बात को। अब हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ, लेकिन हम लोगों के साथ नहीं हुआ, समाजवादियों के साथ नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी वालों ने जातिवाद पे देखा, ये सब किया। नहीं, भाई साहब बोले हैं, भाई साहब ने बोला है कि जातिवाद शुरू से लेकर अंत तक हो रहा है। तो हमें ये बताएं भाई साहब कि क्या मुस्लिमों को नहीं इसका लाभ मिला? जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत क्या किसी भी जाति के साथ तुष्टीकरण की गई है? हम ये पूछना चाहते हैं। जो नीचे के हैं, जो गए, जैसे ये इंटर पास किए होगे तो लैपटॉप समग्र गांव होता, आपको नहीं मिला होगा तो आपके परिवार को मिला होगा, आपके दोस्त यार को मिला होगा। आप ये बात मत कीजिए। एक मिनट भैया, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कर सकते हैं, लैपटॉप से विकास नहीं तय कर सकते हैं। क्या पढ़ते हो? हाँ। अब वही क्लास छूटा है क्या? हाँ? अभी क्लास छूटा है? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा थे। नहीं, बस दो टाइम्स को नहीं, इसमें सुनिए, जो जातिवाद को लेकर के और वंशवाद को लेकर के भी उन्होंने कहा ना कि वंशवाद के हिसाब से हम नहीं करते थे, जातिवाद से नहीं करते थे। हमारे ही सपा की सरकार में हमारे ही जिले से एक मंत्री हुआ करते थे, एसपी यादव जी, जानते होंगे जितने सब हैं। एसपी यादव जी के परिवार के 7 सदस्यों का नाम, जब 2017 में हमारी सरकार आई है, उनके परिवार के 7 सदस्यों का नाम बीपीएल की सूची में था। अब आप सुनिए, बीपीएल की सूची में उनके परिवार के 7 सदस्यों का नाम था। उनके परिवार के 7 सदस्यों का नाम अगर बीपीएल की सूची में मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये वंशवाद पर काम नहीं करते थे। ये केवल जुमला है कि हम वंशवाद के हिसाब से नहीं चलते थे। कोई शांत हो, कोई आप सिद्धांत मांगे कि मंत्री जी के साथ परिवार के थे लोग। अरे वो इनको पढ़ाए होंगे, कोई प्रोफेसर है, बिना तर्क के कोई कह दे, कोई ब्लेम लगा दे, अच्छी चीज नहीं है। बीपीएल का लेने जाएंगे, नाम लेना बताइए तो प्रशासन की बातचीत को अब खत्म करने का दौर आ गया है। नहीं सर, आप लोगों से बातचीत नहीं हो सकती है। आप लोगों से बातचीत नहीं कर, आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को सर, आप लोग नहीं ऐसा है, नहीं, सुनिए, ऐसा है, अगर आप लोग को लगता, अगर जिला महामंत्री, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप जनता से राय लेने आए हैं। आप बोलिए, अपनी बात बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल फहीम। क्या करते हैं इकबाल? इस वक्त कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। क्या करते थे इसके पहले? इससे पहले पढ़ाई पूरी की थी। कहाँ से? MLK से। MLK से पढ़ाई की थी आपने? अच्छा, नहीं, इनकी जगह क्यों आप क्यों बोलेंगे? विधायक के भाई हैं। बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? बेरोजगारी की सीमा सबसे बड़ी है। बेरोजगारी का मसला है जो बहुत बड़ा है। अच्छा। और अभी भाई हमारे जो थे, हमारे मित्र, वो बात कर रहे थे जैसे विकास की, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिल रहा है वो कोई नया नहीं है। ये सैकड़ों साल, मतलब 70 साल से ही चल रहा है योजना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत योजना चल रहा था, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। और ये टैक्स का पैसा, ये हमारे टैक्स का पैसा है जो हमें मिल रहा है।
सरकार को एहसान नहीं कर रही है। सरकार ने स्कॉलरशिप तो वही होती है ना कि आप टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कैसे किए। स्कॉलरशिप, सरकार स्कॉलरशिप बंद कर दी। अब चुनाव आ रहा है तो लैपटॉप का वादा झुनझुना दिया जा रहा है। इससे पहले जब 2017 में चुनाव हो रहे थे तब भी इन्होंने लैपटॉप का वादा किया था। लैपटॉप और स्मार्ट बोर्ड का वादा किया था कि नहीं किया था? किसी से पूछ लीजिए, वादा किया था, मिला? वो जुमला निकला। क्या निकला? जुमला निकला। ये हर बात में कहते हैं जुमला था, चुनावी पैतला। अब ये लॉलीपॉप दे रहे हैं स्कॉलरशिप का, लैपटॉप का। 1 दिसंबर से अलर्ट हो जाएगा, कंपनियां आ गई हैं। स्कॉलरशिप चल रहा है। मिली किसको स्कॉलरशिप? मिली किसको? जात धर्म में हमारे बलरामपुर में गंगा जमनी तहजीब हमेशा थी और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है हर तरह से कोशिश की जा रही है कि हिंदू सरकार में दूसरों की बात आप बताओ क्या बोल रहे हो। देखिए पहली बात जो सर नहीं उनकी बात होगी ना। हाँ बोले, क्या बोल रहे हो सर? जो स्कॉलरशिप बता रहे हैं भैया, स्कॉलरशिप नहीं बंद की गई है। स्कॉलरशिप लगातार मुझे भी मिली है और मेरे जितने क्लासमेट थे सबको रेगुलर स्कॉलरशिप तो चल रही है। हाँ, लेकिन लैपटॉप योजना की अगर बात करें, लैपटॉप अखिलेश यादव की सरकार ने लैपटॉप दिया था, योगी जी ने लैपटॉप देने का वादा किया था। ये बात सही है कि लैपटॉप नहीं दिया गया। अभी जाके टैबलेट और स्मार्टफोन की स्कीम आई है जो बताया जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिया जाएगा। और मिलता है कि नहीं? दूसरी बात सर, जो बोले टैक्स पेयर, देखिए टैक्स हर गवर्नमेंट लेती है जब भी कोई पार्टी की सरकार रहती है। टैक्स सब लोग लेते हैं। जी, फर्क इससे पड़ता है कि उस पैसे को इम्प्लीमेंट किया जमीन पे कि नहीं किया। इन्होंने क्या आवास योजना, वो तो हमेशा होता है। आवास योजना की बात की भैया ने। सर बात तो सुनिए सर। आवास योजना की बात की भैया ने। कितने आवास पहले की सरकारों में बनते थे और जितने अब बन रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो मेन मुद्दा होता है कि इम्प्लीमेंट हो रही योजना की ज़मीन पे कि नहीं हो रही है। इंदिरा आवास योजना पहले थी, लेकिन जब से नाम बदलने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है इम्प्लीमेंटेशन से। जी, मेरे गांव में खुद आवास मिल रहा है, जो सालों से लटके हुए थे जिनके, उनको आवास मिले हैं और अभी भी बन रहे हैं, मिल रहे हैं आवास। अब कहते हैं कि स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान बहुत सालों से चलाया जा रहा था, लेकिन फ़र्क किससे पड़ा? फ़र्क पड़ा जब स्वच्छता अभियान भाजपा की सरकार लेके आई, प्रमोट किया गया, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो आप ये कह के छुटकारा नहीं पा सकते कि टैक्स दिया गया, ये तो हमारा ही पैसा है। पैसा हम हर पार्टी को देते हैं, कोई भी पार्टी रहती है, टैक्स हमेशा टैक्स पेयर देता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि योजना बनी उसका ज़मीन पे लागू हुई कि नहीं हुई। अगर तुम कहना क्या चाहते हो, योजनाएं जो बनी है देश में, योजनाएं जो बनी है उनका वो लागू हुई भी कि नहीं कायदे से इस सरकार? कुछ योजनाएं लागू हुई हैं, कुछ योजनाएं लागू हुई हैं सर, कुछ योजनाएं लागू हुई हैं, कुछ योजनाएं सफल नहीं हो पाई। जैसे अगर हम बात करें स्किल इंडिया की, बुरी तरह से फ्लॉप हुई। ये तो मैं भी मानता हूं, मैं तो गया था उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहीं पे सेंटर बना था, कोई नहीं जाता था उसको पूछने। एक एनजीओ चला रहा था सर, लेकिन कोई लड़का एडमिशन नहीं ले रहा था। जो ले भी रहे थे उनको वहाँ जाना बेकार था, टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ पर जाने के बाद। तो कुछ योजनाएं नहीं सफल हुई हैं, सच है, लेकिन कुछ योजनाएं सफल हुई भी हैं। जैसे अगर आप बात करें स्वच्छ भारत में जो टॉयलेट बने, हर घर में बने जी, जो उज्ज्वला योजना से सर, जो उज्ज्वला योजना से तुम अपना अलग मजा ले रहे हो, ऊपर खड़े हो जो अब देखिए हमसे बोल जिन मुद्दों पे पूछ लेंगे। थोड़ा बगल में आ जाइए। अभी देखिए वो देखिए उसको ऊपर चढ़ना पड़ा है, खत्म नहीं हुआ। अब थोड़ा सा अब आएंगे भाई, सबके पास आएंगे भाई, सबके पास आएंगे। थोड़ा सा बोलिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ योजनाएं सफल नहीं हुई। नहीं देखिए, इन्होंने जो कहा, क्या नाम है सॉरी आपका? संप्रीत सिंह, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा। संप्रीत सिंह जी, हाँ, संप्रीत सिंह हाँ, बोलना है तो अरे एक सेकंड, बोलना है ना, अंदर आ जाओ। और कलर तो हम बाहर से कहाँ से आए हैं, लोग मार देगा हमको। अरे नहीं भैया, आप चलते हैं, हमें ये बता दीजिए। संप्रीत जी, ये रुपेश नाम है ना? राहुल द्विवेदी। रुपेश किसका नाम था? रुपेश नहीं पता मुझे सर, कौन था? चले, राहुल था। तो राहुल जी बता रहे हैं कि कई सारी योजनाएं बनी तो उसको काम सही नहीं से हो पाया, टैक्स का पैसा लिया गया, टैक्स का पैसा बर्बाद हो गया। ये एक भाई साहब अब्दुल फ़हीम जो थे वो ये बता रहे थे, ये आप मोहम्मद फ़हीम बता रहे थे कि ये जिला सचिव हैं,
अभी तुम बोल रहे थे कि जनता का बात सुनिए। तो जनता ही तो है। अरे गुरु ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं, जिला सचिव नहीं है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा, रोजगार के मुद्दे पे सरकार जवाब नहीं देगी, सरकार से जुड़े लोग जवाब नहीं देंगे। ये लोग बता रहे हैं कि जब भी नौकरी की बात करो, रोजगार की बात करो, तो सरकार से जुड़े लोग, ये तो कई जगह देखे हैं कि जब भी रोजगार से जुड़े की बात करोगे तो दुनिया भर के लोग ये लोग बोलने लगते हैं कि अरे यार ये लोग पहले कलेक्टर थे, ये लोग पहले आईएएस थे, हम भी पहले ये थे, ये अरे शांत रहो, ये 5-6 जिले में हम देख चुके हैं। जब भी पूछो भाजपा के लोगों से कि यार नौकरी का क्या, तो बोलते हैं कि अरे भैया सब लोग पहले कलेक्टर घूमता था, 2017 आने के सबका नौकरी चला गया। तो रोजगार के मसले पे भाजपा, अगर बलरामपुर में भाजपा की ओर से बढ़िया जवाब मिलता है तो मैं मानूंगा कि कोई तर्क भी है। तो नहीं, जैसे आप हमारी बात सुनिए। हाँ। सर सुनिए, सब जॉब मिले लेकिन योग्य आदमी को मिले। अगर जब सही से पहले जॉब मिलती थी, ये मतलब नॉर्मल सी बात है कि पहले जॉब मिलती थी। सर मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है जी। पहले जॉब मिलती थी लेकिन किसको मिलती थी? जो योग्य होते थे उनको मिलती थी कि एक विशेष वर्ग को मिलती थी? ये बात पूछना है। अब सब लोग योग्य है तो जॉब नहीं मिलेगी। सुनिए सर, जॉब अभी भी भर्तियां आ रही हैं, लेकिन उस पर जब अगर पेपर लीक हो रहा है, मैं भी टेट का पेपर देने गया था, मुझे खुशी की सुनिए सर, टेट का पेपर लीक हुआ, उस पर सरकार जांच कर रही है। पेपर जो भी पेपर हो सही तरीके से हो, योग्य आदमी को लेकिन ये तो यार 5 साल बीतने की बात हो गई ना। नहीं सर, पेपर इससे पहले भी लीक होता था लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती थी। पेपर इससे पहले भी लीक होता था। कौन सा पेपर हरदम लीक हुआ? ये बता दीजिए कि इस पर जो ये लोग कह रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर, भैया 1 मिनट, पहला चीज इस मैटर पे बोलूं, पेपर पहले भी लीक होता था लेकिन उसकी खबर नहीं लीक होती थी। अब दूसरी चीज रोजगार पे, भैया रोजगार पे सुनिए, तो जो सरकार रोजगार के रिलेटेड लोग कह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार के संबंध में कोई कदम नहीं उठाए हैं। सरकार ने ही कौशल विकास के अंतर्गत एक योजना, एक कोर्स चालू किया था, जीएसटी का कोर्स था, जीएसटी का प्रैक्टिशनर का कोर्स 6 माह का कोर्स था, फ्री कोर्स सरकार करा रही थी। अपने यहीं बलरामपुर में 25 आपको ऐसे जीएसटी प्रैक्टिशनर से मिलवा सकता हूं। अभी इस टाइम आप मेरे साथ चलेंगे तो मिलवा दूंगा। 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुकिए, मैं यही नगर की बात कर रहा हूं जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं। 25 व्यक्तिगत ऐसे जीएसटी प्रैक्टिशनर से मिलवा सकता हूं जिन्होंने भारत सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का 6 महीने का कोर्स किया और आज कुछ नहीं तो गिरे हालत पर अगर वो महीने में कमा रहे होंगे तो 25 से 30 हज़ार रुपए कमाते हैं। तो जिन 25 को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो फिर आप पूरे नगर को, पूरे जिले के बारे में देख के चलेंगे तो कहां जाएंगे? आपसे एक सवाल था जो आपसे एक सवाल था जो आपसे एक सवाल था। सुनिए, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया, मेरा नाम बता दीजिए अपना प्लीज। अक्षय, आपसे एक सवाल था जो मैं बार बार पूछना भूल जा रहा था। आपने कहा एसपी यादव वाली बात आप ही नहीं उठाई थी ना, कि उनके परिवार के 7 सदस्यों के नाम वाली बात मैंने उठाई थी कि बीपीएल में आ गया था। मुझे भाई कोई प्रूफ वगैरह है, ऐसा कुछ है? प्रूफ जैसे हम कह रहे हैं कि कोई खबर आई थी ऐसे, जो लोग मेरी बात को जो लोग निराधार बता रहे हैं। पूछ रहा हूँ कोई खबर और है? मैं भी अगर कोई रोचक खबर है ना, मैं जानना चाह रहा हूँ। 1 मिनट, खबर के साथ मैं, आप मुझको मेल आईडी दे दीजिए, आपको खबर के साथ सुबेरे मेल आईडी पर भेज दूंगा। लेकिन नहीं, जैसे मोबाइल पर जैसे डाटा खोजना पड़ेगा ना। 1 मिनट बोलने देंगे आप लोग? मैं कह रहा हूँ निराधार, अगर कोई लोग मुझे बात को निराधार बता रहे हैं तो भाई जैसे निराधार है तो उसके लिए भी तो आप सबूत देंगे कि ऐसी बातें मेरी निराधार हैं। पहले आधार होना चाहिए। नहीं तो आधार मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आधार के लिए आप मुझे समझ देंगे, मैं आपको दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे शुक्ला जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी के 7 परिवार के लोग जो बीपीएल में थे, ऐसे ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। सर आपकी आखिरी बाइट, आपके बाद पीछे चले जाएगा, मैं दूसरे को मौका दूंगा। मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ये बात अगर सामने आई थी तो ना मीडिया में आया, ना ये न्यूज़पेपर में आया। आज मैं भाई साहब के मुंह से पहली बार ये बात सुन रहा हूँ कि ये मैं जिले में पत्रकार हैं और क्या कहते हैं जन सूचना वाले हैं। कंडम ऑफ कोर्ट हो जाएगा बिना कंडम ऑफ कोर्ट। क्या होता है? कोर्ट ऑफ कंडम हो जाएगा। इनके ऊपर जो मानहानि का केस हो जाएगा।
क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मानहानि का केस होता है। मानहानि का केस होता है? जी हाँ, मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि बिना सबूत के किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है, व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगाना गलत है। आप ही ने कहा था कि व्यक्ति पे कोई कमेंट, नो कमेंट होगा जो। दो अलग-अलग चीजें। हाँ, अब मैं कहना चाहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, एक मिनट यार, ना हिंदू, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, भारतीय जुमला पार्टी की वजह से हमारा संविधान खतरे में है। सर हो गया कविता, तो आप जा सकते हैं, मैं और लोगों से बात करूंगा। मुझे और लोगों से भी बात करनी है, मुझे तथ्य बोलेंगे, मैं सुनूंगा, मुझे तथ्य सुनना है सर आपसे। आइए आइए, लड़के से क्या नाम है आपका? मैं सौरभ तुलसियान। सौरभ जी जी, मैं उद्यमी हूँ। मैं केवल 2 योजना सरकार से बहुत खुश हूँ जी। सरकार ने जो हमारे ODP योजना चालू की थी, ODOP योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत हमारे प्रोडक्ट को जो मसूर दाल था वो पूरे और राज्यों में उसको पहचान मिली। पहले हम उसको प्रोडक्ट को कहीं बेच नहीं पाते थे, हम केवल बहराइच जो यहाँ बेचते थे। उसके योजना के अंतर्गत हमें लोन मिला, तो हम उस प्रोडक्ट को अपने बंगाल और आसाम और यहाँ भेज रहे हैं, और निर्बाध हमें 24 घंटा बिजली मिली उद्योगों के लिए। बस और मैं कुछ नहीं कहना, बस यही चीज़ है। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसलिए मैं खुश हूँ बस। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर हो गए? वो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो अब भाई देखिए, सब सरकार में कुछ ऊंचा रहता है, कुछ नीचा रहता है, सब ऐसे ही रहता है। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सब ऐसे ही रहता है, कहीं अच्छा हो गया है और चौतरफा परेशान। सुन लीजिए भैया, 1 मिनट। खालिस्तानी किसान हर हाल, देखो यार इसमें बदबू भी आ रही है। कोई शराब पिया हुआ होगा, कोई पिया। चलिए सुनिए, यूपी है। देखिए इन्होंने भैया जब सरकार में आना था तो इन्होंने कहा था ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। अब की बात भाजपा सरकार पूरी तरीके से गुंडाराज चौतरफा चरम पर है। इनके लोग जहां चाह रहे हैं पूरी माफियागिरी है, पूरी जमीन कब्जा है। येऊ वर्मा जी का जमीन हो जहां आप खड़ा हो। अच्छा। और यहाँ भी बदनीयती है पूरी चौतरफा। वो वर्मा जी जिसकी जमीन है वो नहीं कब्जा पा रहे हैं। यही जहां हम लोग खड़े हैं, ये देशराज वर्मा की जमीन है इसी चौराहे पर। और इस पर भी ये देखिए पूरा कब्जा दिखाई दे रहा है। सुनिए, तो आप ये इनका जो चौतरफा गुंडा राज है और इनका कब्जा का स्कीम पूरा चल रहा है। और क्या पूरी ये सुनिए, ये बकरी चोरी में, किताब चोरी में आजम साहब जैसे शरीफ और कुंभ मेले को सफल बनाने वाले जैसे आदमी को ये बंद कर देंगे। और ये करेंगे ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से लिप्त हैं चौतरफा। जहां अच्छा, आज आप जो माफिया है, ओंकार जी, यहाँ के शिक्षा माफिया है जो ओंकार जी, रामपुर गए कभी आप? रामपुर कभी गए आप? रामपुर गए हैं, वहाँ पे एक जौहर यूनिवर्सिटी है। हाँ, जौहर यूनिवर्सिटी के सटे में कुछ किसान हैं। हाँ, वो लोग आजम खान पे आरोप लगाते हैं कि उनके न्याय कब मिलेगा? तो आपने आरोप लगाया कि हम लोग केवल नेता को मौका दे रहे हैं। अब भीड़ जब बहस होती है ना सर, ये भीड़ बहस हम लोग रोज कर रहे हैं। इतने सारे लोग चिल्लाते हैं हम लोगों के ऊपर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सबकी लालसा होती है कि सब कोई कैमरे पे आ जाए। मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि आप लोग मुझ पर क्या आरोप लगाते हैं। मेरा काम है कि मैं सबसे बात करूं। हम लोग एक कार्ड बनाते हैं सोशल मीडिया पे, एक टेक्स्ट लिखते हैं, उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं अपने। भाई ओपन है, आपको जिसको आना है आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ। हम लोग किसी को फ़ोन नहीं करते। आप सुनिए, इस पूरी बहस में कितने बजे से आए आप? आम लोगों की आप बहस में कितने बजे से आए? हम तो जब आप आए हैं तब हम आए, पीछे खड़े थे। अच्छा, और रोहन द्विवेदी बच्चा कौन है? हाँ सर, हरिओम पाठक है मेरा नाम। हरिओम पाठक सर, रोहन एक बच्चा था जो बहुत तो हाँ, रोहन जी एक बच्चे हैं, वो भी वो चले गए। हाँ, तो ये लोग जो थे, ये लोग तो किसी पार्टी से थे नहीं। हम उनसे बातचीत किए, वो सबको बुरा भला बोल रहे थे, हर पार्टी को बुरा भला बोल रहे थे कि इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया। वो लोग तो मुझ पर ये आरोप नहीं लगाते कि मैं पार्टी के नेताओं को चुन चुन के बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी यहाँ जितने लोग अभी थे, हाँ,
क्या हुआ? ये भी बीजेपी से हैं, पता चला, पीछे से आवाज आ रहा है। और अब आरोप है, अब सब कई सारे लोग बोलते हैं कि अब सुने कई सारे लोग बोल के आए कि वो ऐसे ही जनरल पब्लिक हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी के महासचिव निकलते हैं बाद में। तो हो सकता है आपके बारे में भी या किसी के बारे में खुलासा हो जाए थोड़ी देर बाद। हाँ, अब बताइए, चलिए आपको बताइए बलरामपुर में दिक्कत क्या है, क्योंकि अब समय कम है और मेरे जेरी जी के पास धैर्य भी बहुत कम है और मेरे पास भी हो सकता है कम बचे थोड़ी देर बाद। हाँ, दिक्कत, हाँ बलरामपुर में जो दिक्कत है आप देख रहे हैं, थोड़ा ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक ज़्यादा इधर जाम लगता है क्षेत्र में पूरे, और बाकी थोड़ा छुट्टा जानवरों की भी समस्या चल रही है। छुट्टा जानवरों की समस्या चल रही है। अच्छा, और गौशाला वौशाला जो खुली है वो सब कैसे काम कर रही है? अब गौशाले पे आप जो सरकारी सिस्टम जो है वो उस काम हो रहा है, कैसे हो रहा है आप जानते होंगे। सरकारी सिस्टम से काम हो रहा है, जैसे क्या है सरकारी हाँ तो बताइए। आप ये बताइए कि आप सपा सरकार आई, भाजपा सरकार आई, बसपा सरकार आई, जो सरकार आएगा जो सरकारी सिस्टम आप नहीं देख रहे हैं। जैसे स्कूल में टीचर जाता है तो उसके टाइल्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो सिस्टम है पढ़ाई का, जिसको जो बच्चे की ज़रूरत है, उस पर कहाँ काम हो रहा है? कौन सरकार काम किया है बताओ? पहले से भी आज भी कभी नहीं हुआ, जड़ पे काम नहीं हुआ। आप जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चों का कंपेयर कर लीजिए। क्या है आप? हम तो वो करते हैं जो है बिजनेस। किस चीज़ का? कौशल विकास। कौशल विकास का बिजनेस? कौशल विकास में हम टीचर हैं, स्किल डेवलपमेंट जो सरकार की है, बच्चों को स्किल्ड करते हैं। एजेंसी सेंटर चलाते हैं उसका? जी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं। जी हम इंचार्ज नहीं है, लेकिन हम चलाते हैं, उसमें हैं। क्या किस चीज़ की स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें? जैसे यह है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या? बिजली जो बनाने का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम? जी ये काम है, कई काम है। कहाँ है आपका स्किल डेवलपमेंट सेंटर? जी हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ है तुलसीपुर में। तुलसीपुर में? अभी शुरुआत नहीं हुआ, शुरुआत होना है। चलना चाहे शुरुआत हुआ नहीं है। चलना चाहे तो चलिए दिखा दें आपको हम। अभी आप बता रहे हैं स्किल डेवलपमेंट चलाते हैं। एडमिशन शुरू किए हैं, अभी एडमिशन हो जाएगा तब चलाएंगे। उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले हम खेती करते थे। खेती करते? जी। कितनी जोत थी आपके पास? 5 बीघा। 5 बीघा? क्यों खेती करना बंद कर दिए? खेती करना इसलिए बंद कर दिए कि जो है खुद को छुट्टा जानवर की समस्या, उसमें पूरा जो है खर्चा नहीं निकल पाता है, तो दूसरा काम करने लगे। खेती बंद? नहीं, बंद नहीं है, वो भी चल रहा है। हाँ। लेकिन जितना टाइम दे पाते हैं उतना करते हैं। और फिर स्किल डेवलपमेंट खोलने वाले हैं अभी, अब खोलने वाले हैं। अभी बोल रहे थे एडमिशन लेने वाले हैं। वो एडमिशन मतलब वही सर सच बता दीजिए, क्योंकि यहाँ लल्लन टॉप के दर्शक जो है ना घूमते टहलते पहुँच जाएंगे तुलसीपुर तक। चलिए अभी चलिए। हाँ। वही अभी हम लोग एडमिशन की शुरुआत करने वाले हैं, अभी एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ। अब शुरू करेंगे तब पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में स्किल करेंगे। अच्छा, अभी सब पाइपलाइन में है मामला? पाइपलाइन में है मामला। हाँ। अच्छा, तो हाँ बोलिए, बता। हाँ आते हैं दोस्तों। बलरामपुर के विषय में आप बात करना चाहते हैं। बोलिए। आप कह रहे हैं बार बार की जो श्रेयस त्रिपाठी मेरा नाम है। बताओ। आप कह रहे हैं कि कैमरे के सामने, तो हाँ मैं कैमरे के लिए ही खड़ा हूँ बहुत देर से कि शायद मुझे कैमरा मिल जाए। और मैं छोटा सा कलमकार हूँ। मैं बलरामपुर के विषय में 4 पंक्तियाँ एक छंद के माध्यम से देता हूँ आपको। मैं इसीलिए आया हूँ कि मेरा व्यूज बढ़ जाए और कुछ लोग मुझे जान जाए। बिल्कुल सच्चाई यही है। तो आपका लल्लन टाप अड्डे का सदुपयोग करने आया हूँ। आप सुनिएगा कि माटी है अवध की करताई से सलाम, वीर विनय हेतु निकला ये सुर है, भारत की रक्षा कर निज बलिदान दिया, वीरों के पराक्रम कर्मों की धुर है, सबका सम्मान यहाँ सबको प्रणाम, यहाँ सबका सम्मान यहाँ सबको प्रणाम, यहाँ बाबा झारखंडी की कृपा प्रचुर है, अटल जी का कर्म क्षेत्र बेकल की धरती है, पाटेश्वरी का स्थान बलरामपुर है, अटल जी का कर्म क्षेत्र। मैं इसीलिए आया था सर, बहुत बहुत आभार। और आपके सौरभ द्विवेदी जी, आपके चैनल को मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ। आपने लिखा था कि मैं शाम को बलरामपुर आ रहा हूँ, तो मैंने आपको मैसेंजर पे मैसेज भेजा, हेलो सर, तो पता चला मैसेंजर पे नहीं हुई। मैं मुझे पता है कि आपकी टीम होती होगी। देखिए जो सर जो फ़ैन होते हैं वो सोचते हैं कहीं ना कहीं से हमें कोई एक बहाना मिल जाए कि शायद हमारा जिनसे बात हो जाए, तो ये ऐसे ही फ़ैन होते हैं सर, वो हृदय में बसा के रखते हैं।
इसीलिए और हम बहुत लोग- बहुत हम लोग अच्छा इतना काम मन कर से रहे हैं, बहुत बहुत कर पा रहे हैं। शुभकामनाएं Thank सर, you, sir. बलरामपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा नाम हरिओम पाठक है। बताओ। मैं बीटीसी कर रहा हूँ। अच्छा। हमारी सर यहाँ की प्रॉब्लम है कि हमारे बलरामपुर में सर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है सर। हमको अगर कोई काम होता है तो हमें जाना पड़ता है सिद्धार्थ नगर। हाँ, वो भी सर इतना लंबा जाना पड़ता है, तो कोई बहुत कम ही जा पाते हैं। जो कितना दूर पड़ता है सिद्धार्थ नगर? सिद्धार्थ नगर सर यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर पड़ जाता है और ऊपर। अच्छा, कितना फिर? कितना? 115। तो सर वही 100-150 हमने बताया। 100 के बीच में तुम। हाँ, उसी तो सर वो उतना आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर, पहली चीज़। अच्छा। और दूसरी चीज़ सर, यहाँ का जो डाइट है, जहाँ पे बीटीसी क्लासेस चलती हैं सर, बलरामपुर में सर डाइट की क्लासेस नहीं चलती हैं। सर हमें सर जब बीटीसी मिला तो हमने बलरामपुर डाला तो हमारा सर क्लास मिल गया है गोंडा में। तो हाँ सर, हमें गोंडा अप डाउन करना पड़ता है। हाँ सर, डेली आना जाना पड़ता है सर। डिप्लोमा वाला जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेज तो बना लेकिन आज तक क्लास नहीं चल पाई है। अभी भी गोंडा ही क्लास चल रही है। और दूसरा कोई एक ITI इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी पचपेड़वा में बनाया गया। शहर के पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। बीटेक तो भूल जाइए, डिप्लोमा का भी कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज अभी बनना शुरू हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज अभी तक नहीं बन पाया बलरामपुर में। ये सब होने की ना वजह से लड़के करते क्या है कि ये MLK कॉलेज है एक, तो जब कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे तो BA या BSc कर लेते हैं। फिर उसके बाद बैठते हैं कि हम ग्रेजुएट हो गए, अब करे क्या। कोई ऑप्शन बचता नहीं सर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर BA BSc वालों से अगर आप कहीं पे जाएंगे अपनी डिग्री लेके जॉब के लिए, कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि जॉब के लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। अब जो यहाँ से BA या BSc कर लेता है उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि वो बैठकर SSC और सरकारी नौकरियों की बाकी तैयारी करे। BCA और BBA सब यहाँ है, प्रोफेशनल कोर्स भी है वो। लेकिन ये बात हो रही है, मतलब कर नौकरी कहाँ? हाँ, नौकरी तो इस समय मैं भी टेट पास हूँ, DLED भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। उसके बाद ये टेट का एग्ज़ाम भी हमने दिया था, संडे को पेपर था। आधे पेपर में आके कह रहे हैं पेपर बंद करो, लीक हो गया। और हम लोग करें क्या? टेट भी पास है, 71,000 वैकेंसी खाली है, उसका कोई योगी जी दे ही नहीं रहे हैं, उसका खोल ही नहीं रहे हैं कि उसको कब देंगे, कब उसका विज्ञापन आएगा। हम लोग उसके लिए तैयार हो ना हो, अब कब तक ऐसे घूमेंगे? क्योंकि 2020 में मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद विज्ञापन आ नहीं रहा, हम लोग करें क्या? किस चीज़ का कंप्लीट हो चुका है? DLED मेरा कंप्लीट हो चुका है, टेट भी मेरा क्वालिफाई है, प्राइमरी और जूनियर दोनों। और फिर भी हाँ बोलो। अभी आप यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहे थे, 2015 में माता प्रसाद पांडे जी सिद्धार्थ नगर के थे। ये MLK PG कॉलेज, विधानसभा अध्यक्ष थे MLK PG कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी बनने वाली थी। ये ले गए, अपने सत्ता का दुरुपयोग किया इन्होंने और बलरामपुर को धोखा दिया और ये चले गए, उसको सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी बना दिए। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है बलरामपुर का। आरोप हो गया। 17 पे क्या किया? 17 के बाद क्या किया? 17 पे सर आज आप देख रहे हैं, जाइए संयुक्त अस्पताल के बगल में एक भव्य मेडिकल कॉलेज का, KGMU का सैटेलाइट सेंटर। भाई साहब अब 2 साल, वो बहुत दिन से नहीं बन रहा है। शुरुआत हो गई है, बनेगा। 75 मेडिकल कॉलेज 75 जिले 75 मेडिकल कॉलेज के लिए कहा गया है। 40 मेडिकल कॉलेज का लमसम कुछ शिलान्यास हो चुका है, कुछ का उद्घाटन कर दिया गया है। कितना लोग MBBS करेगा? भाई साहब सीटें बढ़ेंगी। अभी तक क्या होता था कि केवल मारे रहती थी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, यहाँ से कल लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा अगर छोटी सी चोट लगती थी तो। 300 बेड का अगर इलाज कराना, मेडिकल कॉलेज बनने से कौन सा, अरे सुनिए, मेडिकल में इलाज भी होगा। मेडिकल कॉलेज बनने से तुरंत खटाक से कौन सा इलाज हो जाना है? हमको ये बताइए कि जिला अस्पताल में बेड बढ़ाए जाएं, ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएं, जो सेकेंडरी सेंटर हैं, टर्शरी सेंटर हैं, उनको ठीक किया जाए, कि पहले एक दूरी सूत्री कार्यक्रम चलाया जाए कि पहले अब मेडिकल कॉलेज शिलान्यास होगा, बनेगा। ऐसे थोड़े पहले CT स्कैन नहीं था, एक्सरे नहीं था, अल्ट्रासाउंड जब कराने जाओ तो वहाँ के दलाल बैठते थे, और दलाल कहते थे कि जाओ बाहर जाओ, तुम लोग वहाँ पे कराओ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। लोग जाते हैं मेडिकल कराने, हम लोग का, मेरे भाई का SI का मेडिकल था, CPU का, तो वहाँ पे जब मेडिकल कराने जाओ तो पहले पैसा लेते हैं। अब भैया जो बैठते हैं, अब हम उनको पहचानते हैं। मैं खुद गया हूँ, मैं खुद दिया हूँ। मेरा DLED का जब एडमिशन लेना था तो मैं गया, मेरा मेडिकल बनाना था, वो सब देखे, मैं जाके अंदर अस्पताल में वो सब कराया। उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं 2 बजे आओ, 100 रुपया जमा किए हैं, उसके बाद हमको मेडिकल दिए हैं। कराइए तो 30 रुपए लेते हैं। आप ब्लड ग्रुप का अगर जाँच करवाए तो 30 रुपए लेते हैं। हाँ, मुट्ठी भर के नौकरी के लिए सर इतना लड़ना पड़ रहा है। हेलो,
ये बता रहे हैं कि मुट्ठी भर की नौकरी के लिए सर इतना लड़ना पड़ रहा है, इतना चाहे इतना आप टैलेंटेड है, लेकिन इसमें इतना है कि बेरोजगारी बिल्कुल इतना चरम सीमा पे है कि सर सरकार को इसको रोजगार देना चाहिए आदमी सरकार जी बिल्कुल। और अगर आलम ये है कि माँ बाप भी अब डर रहे हैं कि पढ़ाने से कि लड़का बेरोजगार ना हो जाए, इसीलिए अब रोजगार भी बोलना से डर रहे हैं जी कि लड़का बेरोजगार ना हो जाए। पढ़ के मैं सोच रहा हूँ ना पढ़ता तो ज्यादा बेटर था। मैं काम कुछ करता, अपना बिजनेस बिजनेस प्रिपरेशन कर रहा था अलीगढ़ में, वहाँ पे 1 साल मैंने प्रिपरेशन किया क्लैट का। मेरा नाम राशिद अली है जी। मैं क्लैट का प्रिपरेशन कर रहा था अलीगढ़ से, फिर यहाँ मेरे पापा बुला लिए, कह रहे हैं इसमें स्कोप नहीं है, अब तुम ये सब छोड़ो, अब यहाँ पे कोई दुकान डलवा देते हैं, ये करो। पापा से बोले नहीं कि क्लैट का एग्जाम देने दीजिए पापा? से आप लॉ करते भाई, उसका क्या इसको, वो तो आपके जो है प्रैक्टिस के ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर है भाई कि वो आप किस हद तक जाओगे, कहाँ तक नहीं जाओगे। बेरोजगारी पे वो कह रहे हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, फायदा नहीं है, तुम आके कोई वो करो। तो क्लैट का एग्जाम नहीं होता है हर साल? नहीं होता है सर। तब का है छोड़ दी तैयारी? वो पापा बुला लिए, कह रहे हैं इसमें कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, तुम बुला लिए तो दूसरी बात हो गई ना, वो तो पापा बुला लिए तो दूसरी बात हो गई ना दोस्त। जी मैडम देखिए, मैं भी MBA करके यहाँ पे आके जो है कोविड पैंडेमिक से मैं भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद से अपनी खुद का बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ अपनी बेसिस पे। तो इसमें गवर्नमेंट को आप कम से कम ये मत करो आइदर किसी की रही हो, SP, BSP, BJP, कांग्रेस, इन फ्यूचर हुएवर इज कमिंग, आप इसको मत करो कि पापा ने बुला लिया क्लैट, तो आपके ऊपर है कि इतनी किताबें आप पढ़ोगे, इतने सेक्शंस आपको जो है याद होंगे और आप क्या कहाँ तक जाओगे। तो क्लैट तो यार ये तो पर्सनल प्रेफरेंस है ना, सोचता पिताजी ने बोला हो कि ये भी कर लो वो भी कर लो, वो तो अलग चीज़ है। नहीं ये पर्सनल अटैक नहीं प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं। चिल्लाइए नहीं, आप तो पार्टी से हैं भाई, पार्टियों से वाले से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पता है। हाँ क्या बताओ सर, भाजपा सरकार की हमेशा से नीति रही, खासकर 2014 के बाद से बेरोजगार के मसले पर उनका हमेशा से यही फोकस रहा है, स्वरोजगार पर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। जो बेरोजगारी भारत में बढ़ रही है उसकी मुख्य वजह ये है कि सरकार ने सरकारी नौकरियां कम की हैं, जो आ भी रही हैं वो निरंतर नहीं आ रही हैं, रेगुलर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। उससे ज़्यादा सरकार का जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है स्टार्टअप्स के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और नॉर्थ इंडिया में अभी वो माहौल बन नहीं पाया है कि स्टार्टअप शुरू हो पाए। बैंक लोन दे रहा है स्टार्टअप के लिए? नहीं सर, लोन क्या स्टेटस है? मतलब स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, या तो अब जमीन बेचो या तो बैंक से लोन चाहिए, क्या बैंक लोन देता है? नहीं सर, देता है सर, लोन मिल रहा है। मुद्रा योजना सर, मुद्रा योजना के तहत 3.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। ODOP सर, ODOP में अपना हम लोग क्या स्टार्टअप्स के लिए नहीं है दोस्त? नहीं, स्टार्टअप के लिए नहीं है, जैसे उससे भी यार रोजगार को सिद्धांत दिया, उससे एक अच्छा मौका है। क्योंकि जैसे कोई भी, जैसे ODOP के तहत पिछली बार हमारे यहाँ दाल का दिया गया था, इस बार जो है जौ का है हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। तो उससे जो भी सेटअप डालेगा कोई भी समूह बन के 11-21 की, उससे रोजगार तो लोग करेंगे। सर मेरा मानना ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यही एक सोल्यूशन है बेरोज़गारी को ख़त्म करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ इंडिया में अभी वो माहौल बन नहीं पाया, फंड्स की कमी है, लोगों में अभी ये जानकारी नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि स्टार्टअप्स को कैसे शुरू करना है, आइडिया कहाँ से लाना है, फंड कहाँ से रेज करना है। तो अभी मुद्दा ये होना चाहिए कि सरकार को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लेकिन साथ में जो सरकारी नौकरियाँ थीं वो ख़त्म ना हो जाए, एकदम से ख़त्म ना हो जाए, वो भी आनी चाहिए, निरंतर आनी चाहिए और पारदर्शिता से भर्ती होनी चाहिए। जैसे कि भर्तियाँ लटकी रहती हैं 4 साल 5 साल, वो नहीं होनी चाहिए। भले ही आप कम वैकेंसी दें लेकिन उसको रेगुलर इंटरवल पे देते रहें और एग्ज़ाम सही टाइम पे कंप्लीट करवाएं, तो दोनों साथ में लेके चल सकते हैं हम। आप एकदम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने लगेंगे, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हमारे यूथ सर जैसे इन्होंने कहा कि हमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पर और टाइम पर होते रहते हैं। ये नहीं होने से होता क्या है कि लड़कों की एक बड़ी तादाद और बड़ी संख्या जुट जाती है। जैसे हमने टेट में देखा 21 लाख लड़के सर गए थे टेट देने केवल इस बार। अभी कोई ये कंफर्म नहीं है कि हाँ आने वाले 2-3 सालों में कोई वैकेंसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हर साल कम से कम 4-5 लाख लड़के BTC या B.Ed करके क्वालिफाई हो जाते हैं। मतलब 30 लाख लड़के होते हैं तब जाकर कहीं 50,000 वैकेंसी निकलती है, वो भी 2 साल में कंप्लीट होती है। बाकी जो बच्चे 28-29 लाख लड़के सर वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं इससे। और इसका मेन रीज़न जैसे आपने कहा स्टार्टअप करना चाहिए। सर स्टार्टअप उनके लिए ठीक है जो कोई टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं या फिर जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर एक गरीब जो 15 या 20 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह पाता है, किसी तरीके से अपने लड़कों को पढ़ाता है, क्या एक सिक्योर उसको मिलेगा, एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट उसको मिल जाएगी। सवाल तो ये भी है ना कि जो जिस बंदे का सुन लो यार, मतलब जिस बंदे का परसों का टेट का खराब हो गया,
पेपर लीक हो गया, 2 एग्जाम छूट गया, वो कहाँ से स्टार्टअप करेगा यार? वो उसको वो तो ब्लैंक हो गया यार। सीरियसली बताओ, तुम का क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? यश। सीरियसली बताओ, एक बंदा अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, इसके घर में, उसको घर में पता है कि 3-5 करके कहीं से भी एक सीमित संसाधनों के तहत हाथ पैर मार के हर महीने का राशन जुटाना है, वो गया टेट का एग्ज़ाम देने कि भाई हम अर्ह हो जाएंगे, इसके लिए हमको एलिजिबल हो जाएंगे। पता चला उसकी उस दिन UPSI का भी एग्ज़ाम भरा था और दूसरा भी एग्ज़ाम जो था उस दिन वो भी भरा था, सब छोड़ छाड़ के उसने बैठ गया टेट में बंदा। उसका पता चलता 1-1.5 घंटा बीतने के बाद कि यार वो कैंसिल। अब वो बाकी बचे 2 एग्ज़ाम में नहीं जा पाता, वो उस एग्ज़ाम जिसमें बैठा था वो कैंसिल हो गया। अब वो होगा 1 महीने बाद। उसके दिमाग में क्या उस समय स्टार्टअप आएगा? वो स्टार्टअप कर पाएगा उस समय? वो करेगा? वो तुम एक बार सोचो यश, वो इंसान कहाँ होगा उस मोमेंट पे? वो खत्म हो गया होगा अंदर से यार। लेकिन भी आप उसके लिए वो 15 दिन जो लग के पढ़ा होगा। सिद्धांत का समस्याएं हैं, गवर्नमेंट उस पर जैसे लीक हुआ, कॉन्फिडेंशियल लोगों ने उसको किया, वो एक्शन जो कर रही हो तो गवर्नमेंट का है। अभी तो जैसे अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, हम लोग बहुत बात करते हैं एक्शन सरकार ली, भाई अरेस्ट तो कर लिया, इतना कर दिया भाई। हाँ मतलब वही सवाल है कि व्यवस्था हम लोग इतनी चाक चौबंद, मेरी सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार व्यवस्था को इतना चाक चौबंद कर क्यों नहीं पाई कि एक पर्चा लीक हो गया यार? कितनी खराब बात है किस प्रदेश में पर्चा लीक हो जाना। हम करते रहे, हम डैमेज कंट्रोल करते रहे, UP-STF जाए के 75 जगह छापा। अरे भाई क्यों, क्या कर रहे हो? आपसे बातचीत हो चुकी पिछली बस में, आप जा सकते हैं। मैं किसी और नए लोगों से बातचीत कर रहा हूँ ना। तो चाक चौबंद व्यवस्था रहे, आप इधर से आ जाइए। तो चाक चौबंद व्यवस्था है, तो ये तो हम लोग खाना पूरी करते रहते हैं कि भाई मकान गिरा देंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। लोग स्टार्टअप कहाँ से सोच पाएंगे उस समय? स्टार्टअप नहीं सोचेंगे भैया, तो वो नेक्स्ट जो भी डेट गवर्नमेंट कंफर्म करेगी अपकमिंग 1 मंथ में, उसके लिए तैयारी करेंगे भैया कि फिर से फेयर एग्जाम कंडक्ट हो और वो अपना टेट जो भी है UP टेट अपना क्लियर करें 90 अबव मार्क्स लाके। यही रास्ता है भैया उसका। तो टाइम भी नहीं कहा है, पेपर लीक हो गया, अब आगे से लीक नहीं होगा, हम फिर से लग जाएं। सर अभी भी हम लोगों को एक जैसे हम लोगों से पेट का पेपर हुआ था, पेट में सर सब लोग क्वालिफाई है, 99, 90, 100 परसेंटाइल तक आता है, लेकिन सर अभी भी उसके तहत जो वैकेंसीज आने वाली थी, चाहे BDO की हो, लेखपाल की हो, अभी भी उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और जब इलेक्शन आएगा तो लग जाएगा मॉडल मतलब आदर्श आचार संहिता, फिर उसके तहत कोई नई वैकेंसी आएगी नहीं। और फिर जब मार्च या अप्रैल तक नई सरकार बनेगी, अगर रही BJP, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रहे कि ना रहे, रही तब तो ठीक है, इस पेट को मानेगी, नहीं रहेगी तो जैसे योगी जी ने नया सरकार आएगा तो पिछले पेट ये सर कहेगा कि पेट को हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने भी UPSI का जो पेपर 15 में हुआ था, जब 17 में आए तो तक क्लियर नहीं हुई वैकेंसी, उसको इन्होंने कहा कि यहाँ 1700-1800 पोस्ट थे, उसको हम लेंगे नहीं, उसको कैंसिल कर दिया। तो जो नई सरकार आएगी वो जाहिर सी बात है कर दिया। क्या आरोप लगाया सर? पेपर आउट हो गया। वैकेंसी अभी रुकी हुई है, अभी रुकी हुई है, अभी उनका खाली ट्रेनिंग नहीं हुआ है, अभी ट्रेनिंग के लिए वो वैकेंसी क्लियर हुई है, बट हाँ UPSI वाला आप सही करें, अभी 19 का भी हम लोग भी पेपर देखे हैं, सॉरी 21 का भैया हम 17-18 पेपर है भैया UPSI का पास हुए थे, 18 में पास हुए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे 2018 में VDO की भर्ती आई थी, ग्राम विकास अधिकारी की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो उसमें एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के 3 साल के बाद, 19 में एग्ज़ाम हुआ, 2 साल के बाद अब जाके बताएगा कि पेपर लीक हुआ था और पेपर कैंसिल किया जा रहा है। तो ये हालत है सरकारी भर्तियों की। तो लिमिट पर रहे होंगे एज के 29 या 30 साल, वो 3 साल तक वेट किए, अब 32 साल हो गया, पेपर खत्म सर। अब वो BDO के डेट में थे। ये बात हाँ बताइए क्या नाम है? क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? आप मुझे वहाँ इतनी देर से हाथ दिखा रहे थे, मुझे लगा आपको कुछ कहना है। कोई समस्या नहीं है, समस्या लोगों के द्वारा उत्पन्न की जा रही है जबरदस्ती। मेरा गौरव श्रीवास्तव नाम है, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय भाजयुमों के युवा मोर्चा का, हाँ ठीक है, बहुत जल्दी। तुम लोग जानते हो? अरे हम लोग जैसे युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, इस ये वैभव सिंह जी के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ हम भी रहते हैं। हम किसी के साथ नहीं, कोई सब संगठन ही है। आप उन्हें सवाल करिए क्षेत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं मान रहे हैं। अरे नहीं मानने दीजिए, कोई बात नहीं है ना, उनके मानने ना मानने से क्या होता है, हमारा पार्टी तो मान रहा है ना। अनएम्प्लॉयमेंट है ना हम लोग। युवा कहाँ से हो गया? हम युवा तो हो ही नहीं सकते हैं भाई। 41 अरे वो तो 45 साल के युवा नेता हैं। आगे कुछ समस्या हो क्षेत्र के लोगों की, वो बताइए, हम निराकरण कराते हैं ना। हमारे विधायक हैं 4 यहाँ पे, हमारा MP सिर्फ नहीं है, विधायक तो हमारे 4 हैं ना। आप बताइए क्षेत्र की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं TET से रिलेटेड हैं, बिल्कुल होगा। जो भी हुआ है
अगर मान लीजिए कहीं कोई असुविधा हुई है, उस असुविधा का समाधान होगा। ऐसा नहीं हमारी सरकार रहे ना रहे, जो भी आएगा करेगा उसको, लेकिन सरकार ना रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है वो देश क्या प्रदेश क्या चलाएगा। किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं सपा सरकार जो थी पहले, जिन्होंने कहा था बहुत काम किया है। परिवार में बात कहाँ से आ गई? अरे सुन तो लीजिए, बहुत सारा काम अखिलेश जी ने किया था। परिवार की बात कहाँ से? अरे बात तो पूरी सुनिए आप। परिवार ही नहीं है। सुन तो भाई कह लेने दीजिए। जैसे वो कह रहे थे ना कि उन्होंने कहा काम किया है, विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। विकास के नाम मांगा था 17 में, 2017 में उन्होंने विकास किया था, उस विकास पे उनको वोट मिला था ना। अरे आप परिवार की बात। हाँ परिवार ही तो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बाप का नहीं हो सका, चाचा का नहीं हो सका, अपने सगे संबंधियों का नहीं हो चुका, वो सरकार क्या चलाएगा, प्रदेश क्या टेंशन का है? हमारी कोई टेंशन नहीं है। हमारी उनके घर का टेंशन छोड़ दीजिए, उनके घर पे। मैं तो अपनी जो देखिए, मैं जो भाई सुनिए, क्या नाम है आपका? मैं भूल गया। गौरव श्रीवास्तव। मनोज जी। गौरव श्रीवास्तव। गौरव जी। गौरव जी। अच्छा गौरव जी हमारे पास कोई वंशवाद नहीं। अरे अखिलेश यादव ये नहीं हमारे पास। अखिलेश यादव के परिवार में जो भी हो रहा है क्या टेंशन? अरे काहे नहीं बोलेंगे, हमको लड़ने वाला भी तो चाहिए। हम अकेले लड़े क्या चुनाव? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम चुनाव लड़ने आएंगे, बलरामपुर विधानसभा लड़ेंगे ना, कोई कैंडिडेट भी चाहिए लड़ने के लिए, हम अकेले लड़ें। अच्छा आप बोला कि पार्टी वंशवाद कुछ नहीं है हमारे यहाँ। कहाँ कौन सा वंशवाद है बताइए? अग्रवाल, उनके बेटे नितिन अग्रवाल। अरे नितिन अग्रवाल ये तो एक अपवाद है कहीं ना कहीं। राजनाथ सिंह के जो सुपुत्र, कल्याण सिंह के बेटे, कल्याण सिंह के बेटे सिर्फ नहीं है। आप मानेंगे नहीं मेरे ख्याल से? नहीं मैं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। हमारे यहाँ राजनाथ सिंह थे राष्ट्रीय, अरे उनके बेटे राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर कोई दूसरा हुआ, उनके परिवार का नहीं हुआ ना, फिर कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, नड्डा साहब हैं। तो कौन सा शिवपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे? शिवपाल यादव की छोड़ दीजिए, शिवपाल यादव को तो अखिलेश जी ने गर्दन से दबा दिया पैर रख के। तो दोनों जगह क्राइटेरिया। अरे मनोज जी, दोनों जगह एक क्राइटेरिया नहीं लगेगा। कैडर एक है हमारा, हम लोग दरी बिछाने वाले आदमी हैं बाबूजी। दरी बिछाएंगे, पार्टी हमको कहीं रखे ना रखे, कोई जरूरत नहीं है हमको। अरे मत ये सब मत कमेंट करो यार, कोई कुछ भी पहन सकता है। अरे बाबूजी वो मेरी हैसियत है, मैं पहनूं अपनी हैसियत से। चलिए ये सब कमेंट मत करो यार, कोई कुछ भी पहन सकता है, कोई कुछ भी पहने, कोई कुछ भी खाए पिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? चलिए हाँ ठीक है। तो बस हमारी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा की आपकी आप बहू की अपेक्षा है? हाँ बिल्कुल भी अपेक्षा है, और क्या। हम अपनी सरकार से अपेक्षा है कि जो हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाया, जो हम नहीं कर पाए, जो भी हम नहीं कर पाए, जैसे लगता है कि यहाँ से लेके चले जाए शुगर फैक्ट्री तक सड़क नहीं हम बना पाए, हमारे अधिकारी भी उसी चलते हैं। मैं सुना तो लोग मान नहीं रहे थे। यहाँ से लेके शुगर फैक्ट्री सड़क नहीं है हमारे पास, नहीं बना पाए। कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने की सरकार बची है उसको बनवाएं, चाहे हमारा चुनाव आ रहा है तो बनवा लिया जाए। हाँ बिल्कुल बनवा लिया जाए। चुनाव पहले अभी 5 साल तक नहीं बना। अरे देखिए हमारा एक सिद्धांत। अरे इस चीज पे अब कैसे हम कटाक्ष करें? आपको मैंने प्रूफ के साथ बताया कि जैसे ये रोड जो पीडब्ल्यूडी और उसके बीच में फंसी हुई थी, एनएच के बीच में, उसके वजह से नहीं बनी। सब इस मामले पे हम नहीं बोलेंगे कि आप क्या तंज कस रहे हैं, लेकिन ये रोड टेक्निकल है कि बाकी बन गई है, केवल यहाँ से 4 किलोमीटर के लिए डीएम साहब उनके कप्तान साहब के आवास के सामने तक बाकी बची हुई है। आगे समझिए कि सरकार तो आनी है और सीट आएगी 370, इससे कम आएगी नहीं। लिख लीजिए। आप वर्ड प्ले कर रहे हैं। ना और जाइए मत, कुछ लोग बोलना चाहते हैं अभी। बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। हाँ बताइए कौन बात करना था, कौन खींच रहा था? जी सर ये जैसा कह रहे थे कि परिवार जो है उनको, भाजपा वालों को कह रहे थे कि सर परिवार तो परिवार भाई, सर वो परिवार उनके पास है ही कहाँ भाई उनके पास परिवार कहाँ है भाई? उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं रखा, उन्होंने किसी अपने माँ बाप को नहीं रखा, तो भाई परिवार प्रधानमंत्री ये सब 145 करोड़ लोगों का परिवार है उनके पास। सर तो रोजगार भी तो दीजिए। रोजगार कहाँ से देंगे बाबूजी? भैया देखिए, परिवार किसी का क्या कर रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनता को सिर्फ एक बात से फर्क पड़ना चाहिए, विकास कौन कर रहा है, वो परिवार का आदमी है या पार्टी का आदमी, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुद्दे जो है उस पर बात होनी चाहिए, परिवार को टारगेट नहीं करना चाहिए किसी के। बात ही है। रोजगार चाहिए। दूसरी बात, अगर बलरामपुर के मुद्दों की बात करेंगे,
बलरामपुर के मुद्दों की बात करेंगे। बनना बोलो यार। अरे यार सर भद्र शब्दों का प्रयोग मत करें यार, टॉपिक समझ के बोला करो। जो काम करेगा वो 22 में फिर से आएगा। हम लोग युवा हैं, हम लोग की एक युवा सोच है कि जो काम करेगा, जो आगे आएगा वो 2022 में वो फिर से चुना जाएगा। 2022 में वो चुना जाएगा। ना हम किसी पार्टी से हैं, ना हम किसी जाति से लेकर बात करना चाहते हैं। लेकिन ये तो बहुत क्रिप्टिक सेंटेंस होता है ना कि जो काम करेगा चुना जाएगा। अभी लोग बता रहे हैं कि सरकार, हाँ क्या हुआ सर अच्छा सर, जनता है, जनता जाग चुकी है। आप कहीं भी जाएंगे पूरे जिले में घूमेंगे, जनता जाग चुकी है। जो काम करेगा वो चुना जाएगा। 2 मिनट का समय दे दीजिए। क्या 2 मिनट का समय गांव किसान हमने दिया। गांव किसान मंजन बेचे। जबरदस्ती कोई पकड़ के तो नहीं लाया? क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार कसौधन है। संतोष जी, हाँ, हम गोंडा के रहने वाले हैं। कहाँ के? गोंडा के। ये बलरामपुर के बगल। अच्छा और मंजन बेच रहे हैं। मंजन? हाँ। कैसा मंजन है ये काला पीला दांत गारंटी के साथ सफा करो। काला पीला दांत गारंटी के साथ सफा करो। अखिलेश यादव की सरकार सफा हुई। नहीं भाई एक आदमी अभी आप लोग एक आदमी अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, आप ट्रोल कर रहे हैं बैठ के। दांत मसूड़ा में कोई भी समस्या हो तो उन सही किन जाए। और अंगूठा के बल से दांत अंदर के भी सफा किन जाए। दांत के अंदर भी? हाँ। अच्छा। और बच्चन के दांत तुरंत सफा किन जाए। कैसे बनाते? आयुर्वेद है 100%। आयुर्वेद है 100%। कैसे बनाते कैसे हैं? ये जड़ी बूटी का भस्म मंजन है। जड़ी बूटी का भस्म मंजन है। बड़ा भारी आइटम लग रहा है। जड़ी बूटी कौन सी अभी पूछिए ना। और इंजड़ भटवास लाचिचरा लवांग इलायची काली मिर्च अजवाइन फिटकिरी सौंफ मेथी जीरा जावित्री फरारी नमक नींबू का छिलका धनिया मेथी सतरीठा। इतना नाम कैसे याद हो गया आपको? छोड़ा जाता है जब बनावा जाता है तो याद करे पड़ता है। कौन बनाता है? आप बनाते हैं कि घर में? हम ही बनाते हैं। यही बनाते। कितना बेचते हैं दिन भर में? ये बिक जाते है अभी 400-500। 400-500 रुपये का? अच्छा, हमको लगा 400-500 मंजन बेच दिया। अच्छा ये बताइए, आप बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति लग रहे हैं हमको। क्या नाम बताए थे भैया अपना? संतोष जी। संतोष जी, ये काम कब शुरू किए आप? ये सन 2016 में यहाँ जिला में यहाँ एक उद्योग आधार से एक रजिस्ट्रेशन करान उकरे बाद से शुरू 16 में? हाँ। और सन 2001 से यह का हम अपना यूज करे शुरू की हम। नहीं समझे नहीं। 2016 से आप बनाना शुरू किए? हाँ। और पहले से यूज कर रहे हैं? पहले से यूज 2001 से? हाँ। और खेती किसानी कुछ है? खेती वो करते हैं, यू करते हैं? नहीं, खेती बटाई है। बटाई पे है। हाँ, गरीब आदमी है, क्या करें। दूर पर जाते है तो वो दूसरे क्षेत्र में पर जाते है। अच्छा। इसमें इनकम बढ़िया है तो उसको क्यों करेंगे? 35 रुपए का बेच रहे हैं 10 ग्राम का चूरन। आँख का ड्राफ ड्राफ भी बनाते हैं? जी। अरे 100% आयुर्वेद। क्या होता है इनमें? इसमें पानी गिरत हो, आँख मैल हो, कचड़ान हो, गड़त हो, उठी हो, और जैसे शुरुआत मोतियाबिंद हो, पानी गिरत हो, और जैसे रतौंधी, और आप यानी एका छोड़बो तो आपका पहला दिन से बढ़िया महसूस हुई। और भी कोई दवा? नहीं, हमारे पास इस वक्त जो हम बनाते हैं 2 दवा है और 2 नहीं है। दूसरी और 2 दवा है? हाँ। क्या? एक है साफ सफाई जादुई पाउडर आयुर्वेद। साफ सफाई जादुई पाउडर आयुर्वेद का क्या करता है? साफ वो जैसे कोई अंग आपका जहाँ नहीं सफा होता है, मैल वैल लगा है, हाँ, उसको आप तुरंत सफा कर दीजिए। हमारे पाउडर कर दिए साफ। हाँ। अच्छा, और फिर और चौथा वाला क्या आइटम है? चौथा वाला है खांसी की दवा। खांसी की दवा? दमा खांसी, सूखी खांसी, गीली खांसी और जकड़न की है। लेकिन अब ही वो जैसे हर दुकान पर मिल रहा है, उसको बता दे रहे हैं कि सब ये चीज़ यूज करो। जवाई पुलिस परेशान नहीं करती आपको? या अपने हाथे से बना दवा बना के सोच लें? जो ये प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकल वोकल प्रोडक्ट। किसान मजदूरों की बात करो, बेरोजगारी की बात। लिखा है लोकल वोकल ग्लोबल, इस पे लिखा भी हुआ है आपने। कौन है? वोकल फॉर लोकल। बेरोजगारी। क्या नाम है आपका? भाई नहीं, उनको आगे रहने देना है, उनको आगे रहने दीजिए। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो आगे रहेंगे। और मुझे प्लीज़ मत बताइए मुझे किससे बात करनी है। एक व्यक्ति आया है जो जिसके इस पे लिखा है लोकल वोकल ग्लोबल।
वो अपना घर का काम कर रहा है, वो बेचना चाह रहा है, वो उसने ट्रेनिंग ली है। आपको क्या समस्या है इससे? मुझे कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे मौजूद किसी भी एक व्यक्ति को समस्या नहीं है। तो सर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, लेकिन मुझे डर है कि इन चीज़ों की सेफ्टी को लेकर। अब पता नहीं अब मुझे ये भोपू भी लेकर टहल रहे हैं आप, इसी से बोलते हैं ना ये। अच्छा, इसी हमारा मंजन पहले बच्चा शुरू करता है, फ्री में ये खुराक सबको बच्चन के तो तुरंत चमक जाता है। डर पर सच बता रहे हैं आप, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद से बना के बेच रहे हैं, लेकिन जांच वाच करवा लीजिए इसकी कहीं लैब में, कहीं एप्लीकेशन अर्जी लिख के जांच करवा लीजिए कि तबीयत खराब हो जाएगी, जेल पानी हो जाएगा। अब हम सर जी 19 साल से लगभग अपना करी थे और दांत हमारा पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी अरे ठीक है, चलिए संतोष जी, चलिए 2 मिनट का समय और आपको। हाँ जी बताइए। देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव का समय है, लोग वोट भी देंगे और राजनीति भी करेंगे। हम ये चाहते हैं लोग हमने हमारे बेटा इसको लोग कुछ ऐसा करें कि ये समझ के ना वोट दें कि हमारा विधायक था, इसको जीतना चाहिए। हमने अगर कुछ किया है, हमने काम किया है, अगर क्षेत्र में किया है, क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, ये स्टूडेंट है यहाँ पे, अगर ये स्टूडेंट ना 15 तो एग्जाम का भी लड़ी लगा देंगे, जो बोल देंगे कि अभी भर्ती आया पूरा नहीं हुआ। हर एग्जाम, कोई भी 15 एग्जाम का भर्ती का लड़ी लगा देंगे ये लोग, बोल देंगे। और इम्तिहान होता है, और इनका मेरी बात तो सुनिए, इनकी समस्या ना भाजयुमो या भाजपा से नहीं है, ये इनकी प्रदेश सरकार से समस्या है। समझिए, एक इम्तिहान आज हुआ कल टीईटी का, कल कोई इम्तिहान था बेटा? कल हुआ, कल इम्तिहान हुआ या नहीं हुआ? जो भी कैंसिल हो गया, कैसे हो गया? पेपर लीक हो गया। एक आदमी जिम्मेदार है, उसकी जांच होगी, समय लगेगा ना, सवाल हो रहा है, समय तो लगेगा ना। देखिए हम ये चाहते हैं कि जो भी हो निष्पक्ष भाव से हो, और आप स्वेच्छा से अपने मन से आपको लगे कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ की है या करना चाहती है, आगे भविष्य में करेगी, तब वोट दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको लगे। ये कह रहा हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, चुनाव आते आते भी भर्ती नहीं होगी। जैसे इन्होंने उनकी वैकेंसी को लटकाया था, अगर सरकार बदली, हमें नहीं कह रहे बदली या नहीं बदली, अगर कुछ होता यही रहे तो कंफर्म हो जाएगा। अगर बदली सरकार तो जो ये परीक्षा हुई है यूपीएससी सर, इसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। ये मान्यता कैंसिल हो गई, ये लोग भी कर देंगे। हर पार्टी की समस्या है सर। ये क्या करेंगे, जो शिक्षा मित्र पास करके गए हैं इंटर या 12th, उनको कर लेंगे परमानेंट टीचर, और जो बीएड या बीटीसी उनसे अच्छी योग्यता वाले हैं उनको रोक देंगे सर। सर ये हर पार्टी की समस्या रही है। इस देश में सबसे अधिक आबादी युवाओं की है, जो भी पार्टी आती है उनको वोट बैंक की तरह टारगेट करती है। कोई भी पार्टी आती है, सरकारी नौकरियों का यही हाल रहता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब भी भर्ती होती थी हमेशा यही सवाल उठता था, सिर्फ एक ही जाति के लोग, एक ही वर्ग के लोग क्यों भर्ती हो रहे हैं? सर ये बात सही है, सर ये बात सही है सर। आरोप लगने से कुछ नहीं होता सर भर्तियां कैंसिल हुई हैं, उन पे जांच हुई है, पूरा का पूरा भर्तियां हुई हैं, आरोप नहीं लगे, पूरा का पूरा भर्तियां हुई हैं, एक ही कास्ट के बहुत लोगों को भर्ती हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी इस पर टिप्पणी है कि हाँ इसमें एक ही जाति के लोगों को लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी ये टिप्पणी है। आप पार्टी ये जो इन्होंने कहा कि केवल आरोप लगते हैं, जो अभी आपको जस्ट बता के गए थे कि 2013 में कृषि विभाग की जो भर्ती कृषि की हुई थी, उसमें 23 में से 22 भर्तियां सिर्फ एक परिवार से गन्ना समिति की हुई थी, और उस पर प्रवीण सिंह जी अपने बलरामपुर के उन्होंने मुकदमा भी कर रखा है। तो ये उसको नहीं मानेंगे, लेकिन उनका कहना है ना कि बस केवल टाल देना है कि आरोप लग रहे थे। देखिए ऐसा है, 2017 में हम लोगों ने नेशनल लेवल आंदोलन किया है एसएससी के खिलाफ। उसमें ये हुआ कि जब हम लोग सेंटर का इशू है भैया, लेकिन 2017 में आप ही लोग के लिए दिन रात लग के 1.5 महीने तक आंदोलन हमने किया। हम लोग ठीक है, लगभग पाँच लोग थे, जिसमें 4 लोग अभी सरकारी जॉब में है हमारे साथी। और वो इसमें ही हुआ कि योगेंद्र यादव वगैरह सब लोग थे, सब लोग आए, और उसमें खरीद फरोख्त का चलने लगा कि हम लोग हमारा बैनर लगा लीजिए, अलग पार्टी आई कि हमारा बैनर लगा, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये नेताओं का साठ गांठ है कि मतलब युवाओं को मतलब बेवकूफ़ बनाना रहता है। कोई भी सरकार आए बेवकूफ़ ही बनाएगी, युवाओं को मतलब छल लेगी, बस ये चीज़ है। और सब सरकार यही कर रही है और युवाओं का कोई नहीं है, बस वो का समय मैं निकलता हूँ। ऐसा है ना, बस युवाओं के लिए हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे। और रही बात चुनाव की, जैसे अब चुनाव का माहौल आ रहा है तो आप लोग भी आएंगे, और भी पार्टियों के और भी न्यूज़ चैनल वाले आएंगे। देखिए चुनाव एक मतदान होता है, मतदान का मतलब मनदान होता है। आपका मन किसके साथ है वो सोचना चाहिए। आप अगर हमारे साथ हैं आइए, आप हमारा विरोध करना है करिए, बिल्कुल करिए। अगर हमने नहीं कुछ किया है बिल्कुल करिए।
अगर हमने कुछ किया है, हमें काम के भरोसे वोट चाहिए, नाम के भरोसे नहीं। ये बात तो तीसरी बार बता रहे हैं, लेकिन लड़के कह रहे हैं युवाओं के लिए क्या किया। आप किस पार्टी? अरे वो उन्होंने बता चुका है, वो बारे में पूछिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछिए इनसे। बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज भी कुछ नहीं किया। क्या बताएं? यहाँ का मेडिकल कॉलेज ठीक है, हमारे यहाँ स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं। आपके यहाँ 100 बारात आए, अरे एक छोटा सा मिसाल ले लीजिए, अभी कोरोना आया ना सर, मुझे मैं आपसे सीरियसली बता दूं मनोज जी, बच्चा यहाँ खड़ा है, मोबाइल देख रहा है, मुझे चिंता हो रही है। आप चाहें तो चले जाएं, भाजपा के समर्थक और लोग भी होंगे। जो कोरोना आया, कोरोना में लोगों ने हमारी पार्टी को कहा, हमारी सरकार को कहा कुछ नहीं है। आप अपने घर में 100 बारात बुलाते हैं ना, जब 400 आ जाएंगे तो आप भी खाना नहीं खिला पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे। मनोज जी सुनिए, ये तो दिक्कत, गौरव जी सॉरी, दिक्कत किसकी है? ये दिक्कत हमारी नहीं है, हमारे पास कुछ था ही नहीं। अच्छा ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहली वेव के बाद भी अगर दूसरी वेव में लोग अस्पताल में बेड के लिए भटक रहे हैं, ऑटो में लोगों की लाश गई है, लोग अपने परिजनों को मुंह सांस दे रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर के लिए रात भर लाइन लग रही है, मैसेज घूम रहे हैं व्हाट्सएप पे। मैंने कम से कम उस समय, मैं खुद उस समय बीमार था, मैंने उस समय लोगों को कितनी तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई आपको सिलेंडर मिल जाए, आपको बेड मिल जाए, 100 फोन करने पे। ये किसकी दिक्कत है? ये दिक्कत ऐसी है कि अगर मैं बस इतना सवाल है कि गौरव जी, फर्स्ट वेव के बाद भी कोई तैयार नहीं हो पाया। नहीं, तैयार होने की समय भी उनको नहीं मिला फर्स्ट वेव के बाद ना। आप ये बताइए, आपने अपने घर में शादी का कार्यक्रम रखा और 200 आदमियों का दावत लिया और 800 आ गए तो क्या करेंगे आप? 800 कैसे आ जाए? कैसे आए, क्या कैसे मैनेज करेंगे उसको? 200 आदमी की अगर आपको यही ऐसा ही कंपैरिजन करना है ना, सुनिए, अगर आपको ना सुन ले भाई, अगर आपको इस तरह के कंपैरिजन करने हैं कि शादी के बारात में और कोरोना के पेशेंट में कंपैरिजन करना है, तो मैं ये कहूंगा कि शादी की बारात में मैं अगर 100 लोगों को बुलाता हूं और कोरोना के पेशेंट अगर 400 आ जाते हैं 100 की जगह, तो सरकार नाइट लॉकडाउन लगा रही थी, सरकार ओपन में मैरिज मना कर रही थी, इसको मना कर रही थी, उसको मना कर रही थी, सरकार उस समय पंचायत चुनाव हो रहे थे पूरे यूपी में, सरकारी शिक्षक कितने सारे मारे गए, इतने सारे शिक्षक मारे गए, तो 100 का 400 किसने बनाया? कुछ कमियां थी हमारी, सर लोगों की गलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ लोगों की गलती नहीं है, लेकिन लोग किसको देखते हैं? लोग अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं को देखते हैं, अपने जिसको भी, राहुल गांधी को देखिए, अखिलेश को देखिए, मोदी जी को देखिए, ममता को देखिए, योगी को देखिए, जिसको देखिए, लोग अपनी अपनी पार्टियों नेताओं को देखते हैं ना, अपनी पार्टियों नेताओं को ही देखते हैं ना। कोई बात नहीं, आगे हम और प्रयास कर रहे हैं, अच्छा करेंगे और अच्छा करके आएंगे और फिर आएंगे। कब करेंगे? अच्छा चलिए 2022 ठीक है। और हाँ, 2022 ये जो बता रहे हैं हमारे भाई जो बता रहे हैं, ये ना ये आने वाले हैं, और अभी जैसे 70 साल बाद ये आए थे और 70 साल बाद ही पीछे चले जाएंगे। मेरा नाम पीर अली खान है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का। इस बार जो सरकार आएगी वो किसान मजदूर, बहस फिर से शुरू हो रही है और हम लोग अब फिर से बहस अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार बहस वो बंद करवाया जा चुका है, अब हम दोबारा नहीं करना चाहते हैं। तो सबके अपने अपने आरोप हैं, अपनी अपनी पार्टियों पे, सब अपने दूसरी पार्टियों पे, विरोधियों पे सबके आरोप होते हैं। कोई कहता है किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई किसी पार्टी ने कहता है कि बहुत कुछ कर दिया। अपनी अपनी पार्टियों को लेकर अपने अपने आरोप हैं। जेरी जी हमारे साथी जो है भाई, अब वीडियो खत्म होने वाला है और वो सब आप अपनी बात बाद में कर लीजिएगा मुझसे। तो सबके अपने अपने आरोप हैं, सबके अपनी अपनी बातें हैं। हम पर भी आरोप लगते हैं कि भाई हम बात नहीं सुनते हैं या हम किसी की बात करने नहीं देते हैं, तो वो सब अपनी जगह है। हमारा भाई शांत रहो, जाओ ना यार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनोद जी, क्या दिक्कत है? मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, या तो बलरामपुर वालों की आदत नहीं है बात सुनने की क्या? सर मैं बात कर रहा हूँ यार। तीसरी बार एंडिंग की कोशिश। जेरी जी हमारी लल्लन टॉप की गाड़ी पे बैठे हुए हैं और उनके हाथ जवाब देने लगे हैं और बोल रहे हैं कि कमर में भी स्टिफनेस आ गई है। तो ये बातचीत को हम दूसरी बार काटना नहीं चाह रहे हैं, अब खत्म करते हैं। सबके अपने अपने आरोप हैं,
अपनी अपनी बातचीत है, लोग कहते हैं कि इसने काम किया है, उसने नहीं कराया, उसने कराया, उसने नहीं किया। अब कोई हमें ही आरोप कर लगाता है कि हमने पार्टियों से बात की, और कोई हमसे कहता है कि हमने पार्टियों से बात ही नहीं की। तो हम तो सब सुनते हैं, सब कहते हैं, कोशिश रहती है कि सबकी बात को दर्ज करें। आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।